नमस्कार। और आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, इमोशनल फ्रीक्वेंसी। इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो बस, अपने आप सब अट्रैक्शन होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी में आ जाएगा, आपका इन्फ्लुएंस भी उसी में आ जाएगा, आपके अपनी खुद की तरक्की भी उसी में आ जाएगी। अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, वो कैसे बढ़ानी है? वो आपकी इमोशन से ही बढ़ती है। आपकी इमोशन से ही तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इमोशन से ही घट जाती है। कौन सी इमोशन ऐसी है जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा के रखती है, और कौन सी इमोशन ऐसी हैं जो फ्रीक्वेंसीज को घटा के रखती हैं? आज सारा उस पर चर्चा करेंगे। और आप अपने आप को देखना, आप एक नए डायरेक्शन में अपने आप को ले जा पाएंगे। तो अभी हम इसी को समझते हैं पहले कि ये है क्या। आप ये बताओ, जब जब आपने एक सिंपल सा एक क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ आपसे, क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि जब आप बहुत खुश होते हो तो काम सही होने लगते हैं, है ना? हाँ। और जब आप थोड़े डर में हो, गुस्से में हो, तो फिर छोटी सी बात भी बिगड़ने गड़बड़ा लगती जाती है। है। यानी ये गुस्सा तो और हमेशा ही डर, होता है। गुस्सा और डर कैसे भाव हो गए? नेगेटिव भाव हो गए, पॉजिटिव। जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। जब फ्रीक्वेंसी किसी चीज की कम है, फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं, तरंगे, उसमें से निकलने वाली वाइब्रेशंस हम्म। कैसी हैं? तो हर भाव की अपनी अपनी वाइब्रेशंस हैं। अब हम्म। आपने सुना होगा कि जितनी भी हमारी बीमारियां हैं वो भी किसी न किसी भाव से जुड़ी हुई हैं। कोई ना कोई हम्म। भाव है जो हमारे अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस कर देता है, और हार्मोनल इम्बेलेंस से वो बीमारी बन जाती है। तो हर बीमारी देख लो, चाहे आपकी सफलता असफलता की बात देख लो, सभी हमारे भावनाओं से जुड़ी हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हैं, उनसे होने वाले परिवर्तनों से जुड़ी हैं। तो इमोशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमारी भावनाओं की तरंगे, उनकी वाइब्रेशंस। हर भावना की एक एनर्जी है, और हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है। हर भावना की एक एनर्जी है, ऊर्जा है, और हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी, उतनी लाइफ में पॉजिटिविटी और अट्रैक्शन पावर, और जितनी लो फ्रीक्वेंसी, उतनी नेगेटिविटी, उतना स्ट्रगल। तभी लोग कहते रहते भी इतना मेहनत करते फिर भी सफल नहीं होते। भाई, भावनाएं कैसी हैं अंदर में, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसको संभालना पड़ेगा। तो इस विषय में हम इसको कई तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। भाई, इसके पीछे साइंस क्या है, साइंस के अकॉर्डिंग भी समझेंगे इसको, कि ये आपकी भावनाएं जो हैं, आपकी तरंगे कैसे हैं, कैसे आपके जीवन को ये तय करती हैं, वो हम समझेंगे। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझते हैं इसको। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से क्या हुआ है कि एक हुए हैं डॉक्टर हॉकिंस। डॉक्टर हॉकिंस ने इस पे बहुत रिसर्च किया, फ्रीक्वेंसी पर। ये ब्रेन के डॉक्टर थे, इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया। तो इसकी हम साइंस और फिलोसफी दोनों समझते हैं साथ में। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 50 साल तक रिसर्च वर्क किया, 50 से भी ज्यादा साल इसने इमोशंस पर, थॉट्स पर, ब्रेन के फंक्शन पर, इन पर रिसर्च किया। ये साइकियाट्रिस्ट थे, फिजिशियन थे, रिसर्चर थे, और साथ में स्पिरिचुअल टीचर भी थे। अब जितने भी ब्रेन के डॉक्टर है ना, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। वो समझते हैं कि किसी भी आध्यात्मिकता में आने से ब्रेन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ये सब उनको बिल्कुल क्लियरली वो अनुभव में ले आते हैं इस चीज को। तो इन डॉक्टर ने भी अ, इस तरह से बहुत ज्यादा रिसर्च किया, और इन्होंने एक बुक लिखी, पावर वर्सेस फोर्स। पावर ऑब्लिक फोर्स, पावर वर्सेस फोर्स 1995 में लिखी। इसमें उन्होंने एक कॉन्शियसनेस स्केल बनाया, जिसे उसने कहा मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का मैप। और उनका ये विजन था कि अगर लोग अपनी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी समझ जाएं और उसे एलिवेट कर लें, तो दुनिया कोलेक्टिव लेवल पर भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब मैप ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, वो चेतना का मैप क्या है, उसको समझते हैं।
ये एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी चार्ट है जो बताता है कि इंसान की चेतना किस स्तर पर वाइब्रेट करती है। एक चार्ट बनाया इन्होंने चेतना का, कि हमारी जो चेतना है वो किस लेवल पर वाइब्रेट कर रही है। यानी 0 से लेकर 1000 लेवल तक करती है। और 200 जो पॉइंट है, 200 जो पॉइंट है, वो साहस का है। जब साहसी होता है इंसान तो 200 उसके वाइब्रेशन हो जाती है। और 200 से नीचे का जो भी वाइब्रेशंस हैं, 200 के नीचे जो भी इमोशंस आएंगी, वाइब्रेशन वाली जो भी इमोशंस आएंगी, वो इमोशन ऐसी होंगी जहां पर हमें हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी, हमें हमें बल लगाना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमारी एनर्जी अंदर से खत्म होगी। ऐसी भावनाएं होती हैं, वो नेगेटिव भावनाएं हैं सारी, वो डिस्ट्रक्टिव भावनाएं हैं, उनको ये कह सकते हैं। और 200 वाइब्रेशन से ऊपर वाली जो फीलिंग्स हैं, वो पावर जनरेटिंग है। अब फोर्स में पावर में डिफरेंस समझो। अब फोर्स क्या है? जहां हमें ताकत लगानी पड़ रही है, हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। और पावर क्या है? जो हमें मिल रही है, जिससे हम पावरफुल हो रहे हैं, और पावरफुल होकर के जो मर्जी कर सकते हैं। तो दोनों में इतना फर्क है। तो ये पावर वर्सेस फोर्सेस इनकी बुक लिखी हुई है, बहुत ही शानदार बुक है। हॉकिंस ने कहा है कि एवरी इमोशन यू एक्सपीरियंस एज ए मेजरेबल एनर्जेटिक वाइब्रेशन। हर भावना जो भी आप फील करते हो, सबकी वाइब्रेशन को मापा जा सकता है। कल मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, आप भी देखना कभी, श्वेता अडाटिया का। श्वेता अदातिया एक न्यूरोलॉजिस्ट है। और वो बता रही थी कि बिलियनियर के माइंड में और एक सामान्य व्यक्ति के माइंड में क्या फर्क है। तो वो कहती है कि ब्रेन सबके पास एक जैसा है, हमारी जो वाइब्रेशंस है वहां डिफरेंस आता है, कि वो अपने ब्रेन को कितना ऑक्यूपाई रखता है, कितना वहां पर ट्रैफिक जाम रखता है, कि वो एक काम कर रहा है, हजारों के बारे में सोच रहा है, तो वहां वो फोकस नहीं हो पाता। वहां उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती है जिसमें फोर्स लगाना पड़ता है, उसको उस काम को करने में वो जोर लगाना पड़ता है। क्यों? माइंड कहीं ऑक्यूपाइड है, माइंड में नेगेटिविटी भी चल रही है, वो उसके ब्रेन की जो एफिशिएंसी है उसको खत्म कर रही है। तो उस पॉडकास्ट में जो पॉडकास्ट करने वाला था, उसने कहा कि आज मेरे ब्रेन की स्कैनिंग कर दो। तो लास्ट में, पॉडकास्ट के लास्ट में, श्वेता अडाटिया ने वो सारे सारे उसके ऊपर वो लगा के जो भी इनका टेस्ट के जो भी चीजें होती हैं, पॉइंट्स वो लगा दिए सारे। और फिर उसका स्कैनिंग करी माइंड की, ब्रेन की। तो ब्रेन की स्कैनिंग के बाद उन्होंने जो रिजल्ट बताया, उन्होंने ये बताया कि तुम्हारे ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो तुम्हारा जो ये आ रहा है, ये बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि आप इस समय जो काम कर रहे हो ना, आपका दिमाग कहीं और भाग नहीं रहा है। यानी आप एक जगह फोकस्ड होके काम कर रहे हो। फिर उसने उन लोगों का ब्रेन का स्कैन करवाया हुआ दिखाया, उनके चित्र दिखाए, जिसमें उनके ब्रेन में रेड रेड वाइब्रेशंस दिख रही हैं पूरे ब्रेन में। बोले ये देखो, ये वो व्यक्ति है जो कहता है मेरा माइंड कभी टिकता नहीं है। खुद कहता है, ये ब्रेन के स्कैनिंग करवाने आया था, और जो खुद इसने ये कहा था कि मेरा ब्रेन ना स्टेबल नहीं रहता। तो बोले ये इसलिए स्टेबल नहीं रहता, कितना झंझावात चल रहा है इसके माइंड में, लाल लाल रेज का। और उस बंदे के माइंड की इतनी रेंज नहीं थी। थी तो भी कैसी थी? पर्पल सी थी या हल्की ग्रीन की सी थी। तो ये जो कलर है, ये है सूदिंग कलर। ये कौन से, जो अपन ने वेव्स पढ़ी थी ना, अल्फा वेव्स, बीटा थीटा वेव्स पढ़ी थी। तो अल्फा वेव जो होती है वो ध्यान की वेव होती है। जब ध्यान में जाते हैं तो हम अल्फा में जाते हैं। तो अल्फा वेव जो होती है वो पर्पल से शेड की वेव्स होती हैं। फिर थीटा में जाते हैं तो और थोड़ा सा चेंज होता है कलर में, वो भी लाइट शेड में ही होता है। लेकिन जब डर है, चिंता है, और बहुत तरह की नेगेटिविटी चल रही है, अपराध बोध चल रहा है, शर्म है, और बहुत गिल्ट है, तो उस वक्त वो जो वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन में होती है, वो बहुत हैवी एनर्जी खाने वाली रेड कलर की हो जाती है। तो वो सब मैंने देखा कल, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैं ब्रेन की साइंस को समझना चाहिए। हम अपने ब्रेन को ना अननेसेसरी तंग करते रहते हैं, एक तो हमारे काम में बाधाएं आती है, दूसरा हमारा ब्रेन की जो कैपेसिटी उसका यूज ही नहीं कर पाते। तो ये वो जो जो श्वेता दाडिया झाड़िया जो श्वेता, भी है। श्वेता अदातिया। हाँ जी। अच्छा दिया। हाँ, अडातिया, ADATIA, अदातिया।
आप देखोगे हिंदी में भी चैनल है इसका, इंग्लिश में भी चैनल है। तो ये इस थोड़ी अच्छी है, मोटा बड़ा सा हाँ मुंह है, हाँ वो है। हाँ, थोड़ा सा हेल्दी है। हाँ, तो वो उनका बीच में एक आया था किसी ग्रुप में, ध्यान नहीं है। हाँ तो वो कह रही थी रोज एक बारी आप खाली एक बार भ्रामरी प्राणायाम करो हाँ तो हाँ, दिमाग यस बहुत यस, अच्छा वही हो वही। जाता है। हाँ, जो भ्रामरी के बारे में ये बोला उन्होंने कि एक बार भी आप करते हो तो आपकी अल्फा वेव भी एक्टिव होती है, और बीटा वेव भी एक्टिव होती है, और एक दोनों बार वो वेव्स बता रही एक्टिव। थी ललिता स्त्रोत, एक आता है हाँ, ललिता ललिता स्त्रोत सहस्त्र का। नाम, उसके लिए भी बोला उन्होंने कि नहीं, ललिता ललिता सहस्त्र नाम स्त्रोत। पढ़ने से भी ब्रेन में क्या इफेक्ट होता है, वो ब्रेन से जोड़ती है ना हर एक चीज को। तो ये बात। हाँ। तो अभी जो डॉक्टर हॉकिंस है ये भी ब्रेन के न्यूरोलॉजिस्ट रहे हैं, तो ये भी इसी विषय में बात करते हैं। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर समझना है, क्योंकि जब हम इसमें आ रहे हैं ना मास्टरशिप में, तो हमें अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात भी समझानी है और किसी को भी समझानी है, भाई भाई तुम ब्रेन का जो इस तरह से कर रहे हो ना, तो ब्रेन का एफिशिएंसी खत्म कर रहे हो। तो अब हम इसका टेबल भी देखेंगे, भी टेबल कैसे इन्होंने बनाई है, बड़ी अच्छी बनाई है, बहुत ही सुंदर ढंग से। कि भी इमोशनल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एनर्जी वाइब्रेशन ऑफ इमोशंस, यानी एनर्जी की वाइब्रेशंस, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इमोशंस एनर्जी के बराबर है, इमोशन एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो इसका एक उन्होंने एक बहुत बड़ा चार्ट सा बनाया है, मैं आपको वो शेयर करती हूँ अभी। वो चार्ट में फिर आपको ना सारा समझ में आता चला जाएगा। इसको शेयरिंग बंद करूँ और दूसरी चीज शेयर करती हूँ। एक चार्ट शेयर करूंगी, उसमें आप और अच्छे से समझोगे। हम्म ये मैं शेयर करना चाह रही थी आपसे, ये देखो। ये मैप बनाया उन्होंने, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मैप। उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो वाइब्रेशन, ये जो इमोशनल फ्रीक्वेंसी है, जैसे एरिया, यहाँ पे एरिया लिखा उन्होंने भी, लोवेस्ट लेवल, लोवेस्ट लेवल को सबसे ऊपर रख रहे हैं वो, फिर धीरे धीरे हाईएस्ट लेवल पे जाते जाएंगे, ऐसे ऐसे आगे आगे जाएंगे ना, तो हाईएस्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी वाली चीजें आएंगी। तो यहाँ पे आप देखिए, लोवेस्ट लेवल की एनर्जी कब क्रिएट होती है, जब शेम, शेमफुलनेस हो, जब शर्म आ रही होती है बहुत ज्यादा, बंदा बाहर ही नहीं निकलना चाहता, शर्म में डूबा जा रहा है, तो उसकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज पर चल रही होती है, 20। ये एच जेड क्या है, हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है, एक सेकंड में कितने कितने साइकिल चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी दिमाग को निकल रही है। मापने की तरह की हाँ, वो। जब इंसान शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है तो उसकी 20 हर्ट्ज की वाइब्रेशन है, सिर्फ 20, ओनली 20। और उस वक्त भावनाएं क्या होती हैं, अपमान की, क्योंकि कोई गलती हो चुकी होती है, शर्म आ रही होती है, तो अपमान महसूस करता है, फिर हीनता महसूस करता है, और जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या हो जाएगा, दुखदाई। प्रभाव क्या होगा इस चीज का, डिप्रेशन, आत्महत्या के विचार, आत्ममूल्य की कमी, यही होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम्म, तो और दूसरा, ये क्या चीज है, उदाहरण एग्जाम्पल ये दिए, वो हमेशा ये सोचता रहेगा, अपने आप को कोसता रहेगा, बुलिंग करता रहेगा कि आई एम नथिंग, मुझे तो मर जाना चाहिए, मेरा तो जीवन ही बेकार है, अपने आप को विक्टिम, बस मैं तो परिस्थिति का शिकार हो गया, मैं तो, और मैं तो बस कोई फायदा नहीं जीने का, उसके ये विचार हो जाएंगे। ये जो वाइब, ये जो भावना है ना शेम की, ये ऐसी होती है। दूसरा है गिल्ट, गिल्ट का शेम से, एक तो शर्मिंदगी में गड़ा जा रहा है कोई, है उसका तो कर्म ही ऐसे हो गए कि ऊपर उठा ही नहीं सकता मुंह को, वो हो गया। दूसरा गिल्ट, दिखाता तो नहीं, अंदर ही अंदर तो खाए जा रहा है ना उसको अपराध, है अपराध बोध में जी रहा है, मरा जा रहा है, अभी इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई, क्या करूं, अपराध बोध में। कईयों को तो अपराध हो जाता है तब गिल्ट आता है, कईयों को बिना अपराध भी गिल्ट आ जाता है, वो दूसरों की गलती को अपने ऊपर ले जाते हैं, जैसे ज्यादातर माताएं करती हैं ऐसा। अब बच्चे से गलती होगी तो भी मेरे परवरिश में कोई कमी रह गई, वो अपने ऊपर, मतलब ऐसा भी करते हैं हम लोग कि ना, बुढ़ाई बहुत ज्यादा, गलती कोई कर रहा है और मरे हम जा रहे हैं, कि भी कहाँ कमी रह गई, क्या चूक हो गई मेरे से। तो क्या है, गिल्ट की भावना आ गई, समय तो जा चुका, आपने तो जानबूझ के कोई गलती की नहीं थी, तो अगले के अपने कर्म भी हैं, अपना भी कुछ है, तो वो सब तो हम खत्म कर देते हैं, लेकिन गिल्ट में आ जाते हैं। तो गिल्ट जो भावना है वो इतनी खतरनाक है कि इसकी हद सिर्फ
30 हर्ट्ज पे ही अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी निकलती है, जिस जिस वक्त गिल्ट में रहते हैं। तो फिर क्या है, दोष, एक तो दोषारोपण अपने आप पे करेगा, पछतावा बहुत करेगा, ये बंदा बहुत पछताएगा, क्या करूं क्या करूं। और जीवन कैसा हो जाएगा इसका, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत बुराई तब है, बहुत पाप ही पाप है, दुनिया तो पाप है, और मतलब ये है सब कुछ बड़ा पाप हो गया, जैसे कोई पाप में जीवन समझता रहेगा। और और क्या उसके प्रभाव क्या पड़ेगा उसके जीवन पे, मैं खुश रहने के लायक ही नहीं हूँ, मैंने तो इतनी गलती कर रखी है। जब निरंतर आप ये बात सोचोगे तो सोचो शरीर, ब्रेन का क्या हाल होगा, कहाँ अच्छी फ्रीक्वेंसी निकलेंगी, है ना। ये देखो 30 हर्ट्ज की है ये, डॉक्टर हॉकिंस ने तो माप के फिर ये सारा पैमाना बना दिया उन्होंने। अच्छा, ऐसे लोग जो हैं पास्ट की मिस्टेक से ग्रसित होते हैं, इसलिए वो ऐसा सोचते रहते हैं। एक आता है फिर एपैथी, निराशा। तो निराशाजनक भाव में जब होता है बंदा, हर जगह से निराश है, किसी से कोई उम्मीद लगाई कोई पूरी नहीं हुई है, और हमेशा मतलब निराश हो गया, जहां भी हाथ डाला असफल हो गया, तो वहां पे निराशा आ जाती है। तो निराशा, जब जितने भाव में निराशा में जिएगा बंदा जितने दिन तक, तो 50 हर्ट्ज की वाइब्रेशन निकल रही है उसकी। और निराश है, असहाय, हेल्पलेस हो गया, होपलेस हो गया, कोई मोटिवेशन नहीं रहा, निर्भरता, दूसरों पे डिपेंड है। और फिर क्या करता है वो, एडिक्ट। एडिक्शन, किसी न किसी लत में पड़ जाएगा, कोई न कोई नेगेटिव चीजें जो है खानी पीनी शुरू, और शरीर का, माइंड का, पूरे का काम खराब। उसके बाद अगली जो नेगेटिव फीलिंग है वो आती है ग्रीफ, ये थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है मतलब, ये एपैथी जो निराशा के भाव है वो हमारे 50 हर्ट्ज पे ले जाता है, दुख हमें 75 पे ले जाता है। दुख मना रहे हैं, किसी चीज के लिए दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे तो हैं तो क्या है। जब हर्ट्स हमारे इस्तेमाल होते हैं, HZ हाँ, दिमाग में, तो ये मतलब हमारी शक्ति भी खत्म करते हैं दिमाग की, या इमोशन मतलब शरीर में से। बिल्कुल करते ये हैं क्या? ये, हाँ हाँ, ये बताया तो था। 200 से कम जितनी भी हमारी 200 से कम हर्ट्ज वाली जो भावनाएं है ना, वो हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, हमारी एनर्जी को खा रही है वो हमें। 200 से ऊपर वाली हमें पावर देती हैं, और उससे कम वाली तो हमें खा रही है। वो कहीं ना कहीं बीमारी के रूप में निकलेंगी, या कुछ और मानसिक बीमारी या शारीरिक बीमारी, वहां से लेकर के फिर खत्म कर देंगे हमें। ग्रीफ 75 हर्ट्ज है, इसमें भी पछतावा होगा, कोई लॉस का होगा, कोई ट्रेजेडी हो गई होगी, है तो, या गहरा दुख, मतलब कोई भी घटना हो गई ना दुखद, वो उसको ही पकड़ के बैठा रहेगा, वो दुख होता है। उसमें उसकी गलती तो नहीं है, लेकिन उसके जीवन में वो घटना हो गई, किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, बिजनेस डूब गया सारा का सारा, आग लग गई, बर्बाद हो गए, तो वो फिर दुख में जी रहा है वो बंदा। दुख में जितने दिन दुख में रहेगा, उसकी जो भावना है वो इतनी कम फ्रीक्वेंसी पे चलेगी, तो उसमें भी उसकी एनर्जी तो खत्म हो रही है। एक डर है फिर, डर कितने पे चलता है, 100 हर्ट्ज पर, 100 हर्ट्ज पर चलता है। डर, डरता रहता है बंदा हमेशा, तो चिंता रहेगी, भय रहेगा, भयावह माहौल, आपका जो जिंदगी है भयावह बन जाएगी, अधिक सोचेगा। डरने वाला बंदा हमेशा असुरक्षित भावना में रहेगा, हमेशा ज्यादा सोचता रहेगा। तो ऐसे बंदे का क्या है भी, एक तो डरने वाला बंदा कोई भी काम नहीं कर पाता, उसका मतलब नौकरी का भी लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल भी नुकसान हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी की भावना, हमेशा असुरक्षित भावना महसूस करेगा, वो डरता रहेगा। तभी तो डरता है वो, असुरक्षा की भावना उसके अंदर भर गई है ज्यादा। तो ये भी उसकी एनर्जी को खाने वाला ही भाव है। फिर है डिजायर, डिजायर जो भावना है वो भी कोई अच्छी भावना नहीं है, लालसा जो बनी रहती है ना, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, हमेशा दूसरों से इच्छा ही रखते रहते हैं, उम्मीदें रखते हैं कि भाई मैं, मेरे को ये कुछ देता नहीं है। और भगवान के पास भी जाएंगे तो उससे भी कुछ ना कुछ मांगेंगे ही, भगवान मेरा ये काम कर दो, मेरा ये कर दो। मैं भाई, संतान की लालसा है, धन की लालसा, मकान की लालसा, लालसा तृष्णा बनी रहती है हमेशा ही। और फिर वो निराशाजनक रहेगा, लालच, लत, कभी ना संतुष्ट होने वाला। आप देखना, जिसकी डिजायर होती है संतुष्ट तो नहीं होता कभी भी, एक इच्छा पूरी होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी, इच्छा पे इच्छा होती रहती है।
अब हम तो इस फील्ड में आ गए, आध्यात्मिक वाली लाइन में, तो ये चीजें यूं लगती है जरूरत क्या है, अपने आप ही ना मिल जाएगा। मतलब हम वो भाव ऐसा गहरा जम गया है कि वो इच्छा नहीं है कुछ भी, अपने कर्म किए जा रहे हैं बस। सात्विक कर्म है, अच्छे कर्म है, लगे हुए हैं, और जो होता रहेगा बढ़िया होगा, बस ईश्वर पे इतना विश्वास है। यहाँ पे क्या है, ईश्वर पे विश्वास की तो है कमी, और डिजायर डिजायर है। भाई जीने के लिए चाहिए, सब कुछ चाहिए जीने के लिए, तो ये मिल जाए वो मिल जाए, ये रहता है। तो वो मटेरियलिज्म ज्यादा हो जाता है उसके अंदर, आई वांट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। पैसा कमाने वाले का ना पैसे से भरता, फिर सुख सुविधाएं बढ़ाने वाले का उनसे नहीं बढ़ता, एक पूरी होगी दूसरी खड़ी होगी। तो वो है, हमेशा चलती रहती है। बाकी अपना ठीक है, आप खूब मेहनत करो, पैसा भी कमाओ कमाओ, अगर आपकी जरूरतें पूरी होती है तो फिर दान करो, कोई बड़े बड़े काम करो। आप पैसा ज्यादा तो वो करो, लेकिन वहां पैसे के पीछे भागने वाले जो वो चीज है, वो हमें तंग तंग करती है, वो डिजायर गलत है। चलिए, एंगर, गुस्सा क्या करता है, गुस्से की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 150 हर्ट्ज। इसमें क्या है, घृणा है, नाराजगी है, विरोध है, हताशा, हिंसा, बदला, और हेट्रेड की भावना, टॉक्सिक आर्ग्यूमेंट, ये सब इसमें होते हैं। फिर है प्राइड, घमंड। घमंड का जो भाव है वो भी अच्छा नहीं है, उसमें 175 हार्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ईगो है, अपने आप को सुपीरियर समझता है, हमेशा डिमांडिंग, मैं, मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, मेरा ही मानना चाहिए, मेरे को ही समझो सब कुछ, मैं श्रेष्ठ हूँ। वो ये भी मानता है मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मैं अस्थिर हूँ, मैं श्रेष्ठ भी हूँ, और लेकिन मैं नहीं टिक सकता, टिक के नहीं बैठ सकता मैं। यानी धन पर, स्टेटस पर, कास्ट पर, पोजीशन पर अहंकार करता है बस। किस चीज का अहंकार करेगा, यही तो करेगा, धन का, पद का, अपने स्टेटस का। कोई कास्ट का कर ले, कोई धर्म का कर ले, यही तो अपने अहंकार है। शरीर का, रूप का, रंग का। बस यही करेगा, और क्या करेगा। तो ये जितनी भी अब मैंने पढ़ी हैं अब तक की जो भावनाएं थी, वो सारी नेगेटिव थी, जो हमारी एनर्जी को खा रही होती हैं। इनसे कभी फायदा नहीं होने वाला किसी का। अब ये करेज, अब आ गया साहस। साहस की जो भावना है ना, वो 200 हर्ट्ज पर है, 200 हर्ट्ज पर है। और वहां पर कॉन्फिडेंस बनने लगता है, फिर विलिंग टू एक्ट, काम करने की इच्छा आती है, फिर यहाँ पे साहस आ गया ना। और उसको लगता है सब कुछ संभव है, मेरे में साहस है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और पॉजिटिव चेंज स्टार्ट्स, अब यहाँ पे पॉजिटिव चेंज शुरू हो जाता है। फियर पर कंट्रोल आ जाता है, फियर पर विजय प्राप्त हो जाती है। और क्योंकि उसमें ये भावना होती है, उसका ये सोच बन जाता है, अरे दुनिया में बहुत सारे हुए, डर के बावजूद एग्जाम पास कर लिया था, बिजनेस खड़ा कर दिया था, तो उसको ऐसे एग्जाम्पल दिखते हैं, फिर वो काम करता है, फिर उसमें पावर महसूस होती है साहस वाले में। अब और बढ़िया, और हम पावरफुल भावनाओं की तरफ चल रहे हैं अब। ग्रोथ की भावना, अब ग्रोथ जोन आ गया, ये हमारा टर्निंग पॉइंट जोन था, अब ग्रोथ जोन आ गया। ग्रोथ जोन में अब ये आ गया भाई न्यूट्रलिटी, यानी तटस्थ रहता है बंदा, बस कुछ नहीं है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, समभाव में रहेगा। तो उसमें क्या है, संतुलन है, बैलेंस्ड है उसकी पर्सनैलिटी, संतोषजनक रहेगा, उसको संतुष्टि है। संतुष्टि है तो लचीलापन भी है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जो हो गया बढ़िया हो गया। वो हर एक में यही सोचता रहता है, कोई उलझन नहीं उसके दिमाग में, क्योंकि संतुष्टि है, संतुष्टि है, वहां कोई उलझन नहीं। कहते हैं ना, गोधन गज धन बाज धन, और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। उसके लिए सारी चीज बढ़िया है, उसको कहीं कोई उलझन है ही नहीं। वो कहता ठीक है, सब चलता है, फटाफट लेट को कर देगा, अरे छोड़ो ना, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है। तो बता उसकी एनर्जी कहाँ खत्म होएगी फिर, उसमें तो पावर बनेगी ना, क्योंकि अपनी एनर्जी को खत्म तो कर ही नहीं रहा, नेगेटिव भाव में जा ही नहीं रहा। और इससे भी और आगे हम चलते हैं, 310 हार्ट्स की एनर्जी है विलिंगनेस, स्वेच्छा से काम करना, काम करने की इच्छा जागृत, आशावादी, होपफुल होकर के काम करना, वो होता है विलिंगनेस। ऑप्टिमिज्म यानी आशावादिता, हमेशा तत्पर, मैं करता हूँ ना काम ये। अब मेरे हस्बैंड है, कुछ भी बात कहे, मैं भी करता हूँ, एक सेकंड नहीं लगाते, एक सेकंड नहीं मना करते। तो वो विलिंगनेस है, हमेशा तत्पर रहेंगे, रेडी रहेंगे हर काम के लिए, उनको उम्मीद है, मतलब वो देखते ही पॉजिटिव साइड है।
हार्ड वर्क भी है, डिसिप्लिन भी है, सब कुछ ठीक है। तो यानी वो ऐसे स्टूडेंट जो विलिंगनेस से अपनी इच्छा से पढ़ते हैं वो काफी अच्छा रिजल्ट भी ले आते हैं। अगली भावना है एक्सेप्टेंस, 350 हार्ट्स पर। फॉरगिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्षमा करते रहेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई परिस्थिति आ जाओ, कोई व्यक्ति आ जाओ, कोई परिस्थिति आ जाओ, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आई है ना मेरी लाइफ में, बस ठीक है। और ये संतुलित रहेंगे, को परिस्थिति को स्वीकार लेंगे, हाँ हाँ भाई ये मेरी गलती थी, मैं सुधार लूंगा अपनी गलती। गलती थी तो यूं नहीं भाई गिल्ट में ही आ गए। अब गलती को मान लेना, पहले नेगेटिव फीलिंग में क्या था, गिल्ट में बैठ गया, गिल्ट में बैठ गया तो सारी एनर्जी खत्म। अब यहाँ गलती पता चल गई, अब सुधार लेंगे भाई। पास्ट को तो नहीं सुधरे, आगे सुधार लेंगे। अब है रीजन। रीजन क्या होता है, तर्क संगत काम करना, बुद्धि के हिसाब से तर्क करेंगे और सोच समझ के काम करेंगे। जहां पर रीजनिंग पावर काम कर रही है, तर्क हमारा काम कर रहा है, तो वहां पे क्या अंडरस्टैंडिंग है, विजडम है, बुद्धि है, यानी बुद्धि, उन बुद्धि के हिसाब से काम करने वाले हैं। मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल है, हर एक चीज के प्रति मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग निकाल के काम करते हैं। तार्किक हैं, वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ चलते हैं। उनके अंदर ये होता है, कोई भी बात आएगी पहले उस पर सोचेंगे ये ठीक है या गलत है, रीजन करेंगे उसमें। तो जो सोच के करते हैं, ठीक गलत का विचार करके काम करते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 400 हार्ट्स पे चलती है। ऐसे बंदे क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसफर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, क्योंकि वो ठीक गलत पे बात करते हैं। अब अब ये तो हो गई हमारी 400 हर्ट्ज, 200 से लेकर 400 हर्ट्ज तक की सारी एनर्जी पावर देने वाली ही है। पर इससे भी ऊपर जा सकते हैं, इससे भी ऊपर उठ सकते हैं। वो क्या है, लव, प्यार। प्यार कौन सा, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं, बस प्यार है तो प्यार है। जैसे ईश्वर है, वो प्यार ही करेगा सभी से, उसको किसी से चाहिए थोड़ा ना कुछ, क्योंकि वो प्यार का सागर है तो प्यार बांटेगा, बस। और हम ये सोचते हैं मैं तो उनसे इतना प्यार करती हूँ और वो मेरे से करते ही नहीं। मतलब प्यार का कोटा हमारा बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है फिर। अच्छा अब ठीक है, फिर वो नहीं करते तो मैं भी नहीं करूंगी, ये सब बातें होती हैं। तो वो क्यों होती है, क्योंकि हम उस उस प्यार को समझ ही नहीं पाए कि प्यार होता क्या है। बार्गेनिंग थोड़ी है प्यार, प्यार तो अनकंडीशनल है। जितना प्यार अंदर से निकलेगा आप उतने भरपूर होते चले जाएंगे। तो प्यार की जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है। पर कौन से प्यार की, जो अनकंडीशनल है, जिसमें करुणा है, जो मंगलकारी है, हमेशा मंगल की बात। और ऐसे जो लोग होते हैं जो प्यार से भरे होते हैं, उनके अंदर हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो दयालु होते हैं। और मदर का प्यार क्या है, ये है, मदर का प्यार हमेशा अनकंडीशनल है। माँ बच्चे से कुछ नहीं चाहती, और जब तक जीवित रहती है तब तक अपने बच्चे के लिए प्यार ही प्यार होता है उसमें। और संत लोग भी ऐसे ही होते हैं, संतों के मन में भी अपने भक्तों के प्रति सिर्फ सिर्फ प्यार होता है, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो असली संत वही होता है। और उससे बड़ी बात है जॉय, आनंद, हमेशा खुशी में, हमेशा मस्ती में, शांत है, आनंदित है, परम सुख है, वो हर हाल में खुश है। आपने देखा होगा एक ऐसी कहानी भी आई थी ना, एन्चेंटेड शर्ट, पढ़ी थी हमने क्या। मतलब एक राजा होता है जो बड़ा परेशान सा था, दुखी था। तो एक साधु उसको कहता है कि भाई आप ना, बहुत दुखी था तो पूछते रहते हैं ये भाई किससे, क्या इलाज है, भी महाराज बहुत दुखी है आजकल, बहुत परेशानी में दिमाग में चल रही है। तो एक साधु ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति की शर्ट इनको पहनाओ जो अ, आनंदित हो खूब, एक खुश मिजाज व्यक्ति जो बिल्कुल निश्चिंत व्यक्ति है, उसकी शर्ट इनको एक दिन पहना दो, तो ये भी वैसे ही हो जाएंगे। अब ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए उन्होंने तो भेज दिए अपने सारे सिपाही के भी, जाओ ढूंढ के लाओ ऐसा व्यक्ति जो बहुत आनंदित है, बहुत प्रसन्न है, जिसको कोई कष्ट नहीं है। तो वो ढूंढते रहे सारे। फिर जंगल में कहीं जा रहे थे तो एक झोपड़ी के अंदर एक व्यक्ति बैठा गीत गा रहा, मजे से खूब आनंद से झूम रहा। तो उसके पास रुके, बोले ये आनंद से झूम रहा है, नाच रहा है, इसके इसकी शर्ट लेके चलते हैं, ये खुश लगता है। उसके पास गए, भाई तू तू इतना खुश है, बोले मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में, बहुत आनंद में, तेरे को कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं है।
तो बोले तेरी एक दिन के लिए तेरी शर्ट दे दे। तो मेरे पास शर्ट है ही नहीं। तो बताओ, ये है एन्चेंटेड शर्ट, उसको शर्ट भी नहीं थी, फिर भी वो खुश था, आनंद में था। क्योंकि आनंद में रहने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। आनंद तो अंदर से है। जो अंदर से इसी बात पे गर्व कर ले कि मैं मनुष्य बन गया, तो सब सब कुछ मिल गया। तो वो आनंद जो है ना, एक प्रेम का आनंद, एक अपने आप पर गर्व करने का आनंद है, परम सुख है, ध्यान की मस्ती है, ईश्वर से लगाव हो चुका है। वो पूर्णता की बात आती है, फिर वो पूर्ण समझता है, मैं तो संपूर्ण हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। तो ऐसे लोगों की हीलिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन है ना, वो 540 हार्ट्स तक फैली हुई है। उनकी वाइब्रेशन दूर तक फैली, उनकी जो अंदर का जो खुशी है, जो ओरा है, बहुत ही शानदार। तो उन लोगों की जो हीलिंग है बहुत जबरदस्त होती है। तो हम लोग हीलिंग के चक उसमें है, फील्ड में, तो हमें समझना है कि हमें अंदर से पूरी मस्ती में रहना है, ताकि हमारी जो ये वाइब्रेशन है ये अच्छी हो सके। और उनकी हंसी बच्चे की मासूम सी हंसी होती है, निश्चल है, बिल्कुल निश्चल, कोई छल कपट नहीं उनकी हंसी में। इससे भी बढ़िया, और बढ़िया पावर वाली क्या चीज है? शांति। शांत रहना बस, हमेशा आनंद में, मौन में, ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा अपना बखान करने की जरूरत नहीं है। जो है वो आप जानते हो, दिखावे से कोई फायदा नहीं है। तो अपने आनंद में, अपनी मस्ती में जो रहना है, वो 600 हार्ट्स की एनर्जी क्रिएट करता है। अब बताओ, ये 600 हार्ट्ज की एनर्जी क्रिएट होगी तो पावर ही पावर है। शांति में शक्ति बहुत है, परफेक्शन है उसमें, आध्यात्मिक जागरण है, ये स्थिरता है। गहरे ध्यान का अनुभव कर सकते हैं ऐसे लोग जो शांत भाव में रहते हैं। और फिर उनकी एनर्जी देखो फिर कितनी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, जो वास्तव में संत है ना, उनके तो पास बैठने से ही शांति मिलती है। इवन उसके पास आकर के ऐसा लगता है जैसे कोई प्रश्न ही नहीं बचे। कई बार हम जाते हैं कि इनसे पूछेंगे कुछ, और वहां जाके सारे प्रश्न खत्म। ऑटोमेटिक ये भाव आता है कि ये तो पता ही है, इस बात का क्या पूछे, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाता है। ये मैंने तो बहुत बार फील किया है। कई बार जाओ, एक संत भी हमारे जैसे अच्छा परिचय है, कई बार आ जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ इस बार स्वामी जी आएंगे ना तो ये प्रश्न पूछेंगे। फिर जब वो आते हैं तो प्रश्न ही नहीं रहता। वो पास बैठते हैं तो लगता है उत्तर मिल गया, क्योंकि वो कुछ बातें स्वयं बताते रहते हैं, बिना हमसे पूछे बताते रहते हैं। जब वो बताते हैं तो उन्हीं में हमारे उत्तर मिल गए, तो स्पेशल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये उन लोगों की खासियत है, उनकी वाइब्रेशन की, उनकी अंतर ज्ञान की और अंतर जागरण की खासियत होती है। तो अब ये आता इसको हम ऑरा भी कह सकते हैं क्या? ओरा। हाँ हाँ बिल्कुल, ओरा में ही तो दिखेगी ना वो सारी। ओ मतलब दूसरों को तो प्रभावित उनके ओरा से ही होगा। अंदर में वो इस भाव से भरे हैं, उस भाव की फ्रीक्वेंसी निकल रही है, वही तो फैल रही है फिर हमारी चारों तरफ। अनलाइटनमेंट। अब सबसे टॉप की जो भाव है वो अनलाइटनमेंट का है, यानी पूर्ण जागृति, जो कहते हैं निर्वाण प्राप्ति, एक प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति। यहाँ पे शुद्ध चेतना से एकत्व हो जाना, वो चीज है वननेस विद द सुप्रीम पावर। बस वो क्या है, बस है, मैं हूं, वो है, उसको सभी भान है कि सब कुछ अस्तित्व में है। गॉड कॉन्शियसनेस, वो ईश्वर को अपने आस पास ही समझता है, अपने अंदर, अपने आसपास सब जगह ईश्वर तत्व को महसूस करता है। ईश्वर का अनुभव आत्मबोध में जो रहता है। तो ऐसे तो भाई बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, क्राइस्ट हुए हैं, और राम कृष्ण, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि, जिनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं था, उनको तो वही आनंद आ रहा था, उनको बंद आंखों में ही आनंद आ रहा है। लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन उनको तो एक ऐसा शब्द बोल दे तो गदगद हो जाते हैं लोग। मतलब एक शब्द में वो प्रभाव है उनके, ये बात होती है। तो ये है 700 से 1000 हर्ट्ज की यहाँ पे एनर्जी है। तो ये फ्रीक्वेंसी की बात मैंने आपसे बताई। तो
अब ये हमने देखा साइंटिफिक इसका पहलू, साइंटिफिक हर्ट्स के लैंग्वेज में उन्होंने बताई है। अब हम दूसरा इसको और समझते हैं कि स्पिरिचुअल पहलू क्या है इनके। ये तो था आध्यात्मिक ना, कौन सा, साइंटिफिक। ये तो साइंटिफिक। साइंटिफिक पहलू हमने देखा। साइंटिफिक पहलू में हमने देखा कि हर भाव की क्या फ्रीक्वेंसी है और किस तरह से उसको हम उसको अच्छा या बुरा या पावरफुल या फोर्स, दोनों इसमें हम देखा हमने भी कौन सी तो हमारी फोर्स खत्म कर रही है और कौन सी हमारी पावर को जनरेट कर रही है। 200 से ऊपर क्या है सारे, पावर जनरेटिंग, अपलिफ्ट करने वाले, क्रिएटिविटी लाने वाले। और 200 से नीचे क्या है, हमारे ईगो वाले नेगेटिव। हैं, स्ट्रगलिंग हैं, हमारी एनर्जी को खाने वाले हैं। अब ये जो स्केल आपने देखा, ये स्केल जो है ना, वो एक ऐसा नहीं है कि जो लाइन लग गई उसी में है। ये बड़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे लव लव की 500 हर्ट्ज बताई थी और बुद्धि तर्क संगत की क्या बताई थी, 400, है ना। तो जो लव है वो तर्क संगत वाली बातों से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। लिखने में तो ये आएगा कि वो 500 है वो 400 है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो लव की जो फ्रीक्वेंसी है वो रीजन से हजारों गुना ज्यादा होती है। एक हाई वाइब्रेशन वाला व्यक्ति, इसको समझना है ध्यान से अच्छे से, एक हाई वाइब्रेशन वाला व्यक्ति हजारों लो वाइब्रेशन वाले लोगों की नेगेटिविटी को बैलेंस कर सकता है। देखा होगा आपने, एक संत के सामने लाखों व्यक्ति बैठे होते हैं और सारे एक ही धुन में बैठे होते हैं, क्योंकि उसकी उस वक्त वाइब्रेशन बहुत तेज है। और जो श्रोता हैं उनकी वाइब्रेशन, चाहे लाखों लोग बैठे तो भी एक ही साइड में जा रही होती है। फिर अगर, तो ये कहा इन्होंने, डॉक्टर हॉकिंस ने, अगर मानवता का एवरेज, जो दुनिया है इतनी सारी, एवरेज वो अपनी फ्रीक्वेंसी को 200 से ऊपर ले जाए ना, तो अवेकनिंग हो जाए दुनिया में, मास अवेकनिंग। और इसके लिए फिर ये संभव है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, संभव है। कैसे संभव है, कि कुछ एक प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी। कुछ प्रैक्टिस यदि हम अपने जीवन में ले आए तो ये चीज संभव है। हम हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठ सकते हैं, उस गिल्ट के भाव से, उस दुख के भाव से, उस शर्म के भाव से, उस क्रोध के भाव से हम ऊपर आ सकते हैं। बस समझने की जरूरत यह है कि ऐसा क्या करें। तो अगर 5 बातें भी हम करते हैं तो भी हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। तो वो 5 बातें क्या होंगी? पहला तो है ग्रेटिट्यूड। पहला क्या होगा? ग्रेटिट्यूड। यदि हम ग्रेटिट्यूड के भाव में जिए, अभी पीपीटी शेयर करूं, थोड़ा सा दिखाऊं, उसमें भी कुछ होगा। हाँ, ये हॉगिंस ने बताया, सारा इमोशंस का हमने मैप देख ही लिया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, नेक्स्ट तो स्पिरिचुअल आ गया, वो नहीं है। चलो ये बाद में पॉइंट वैसे डिस्कस कर रहे थे आपसे। 5 बातें हैं ऐसी, ये फिर बाद में देखते हैं। 5 बातें ऐसी हैं जिनको अगर डेली निभा लिया जाए तो हम आराम से अपने नेगेटिविटी पे कंट्रोल पा सकते हैं। उनमें से एक है ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। ये करते हैं ना हम रोज, पानी चार्ज करते वक्त या मेडिटेशन करते वक्त। ग्रेटिट्यूड सुबह उठते ही या शाम सोते ही भी यदि हम 5 बातें रोज ऐसे सोच लें, शाम को सोते वक्त भी सोच लें ना, कि भाई जिनके लिए मैं आज आभारी हूँ, जो मेरे जीवन में अच्छा किसी ने भी कुछ भी किया योगदान, मैं उसके लिए आभारी हूँ। 5 चीजें ऐसी लिख लें रोज की रोज। 10 मिनट शांति से बैठ जाएं, ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट बैठ जाएं ध्यान में, सिर्फ अपने साथ, अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपने विचारों को रिलैक्स करें और एक अच्छा सोच लें। और एफर्मेशन, एफर्मेशन बहुत रोल अदा करते हैं। डेली यदि बोलते हैं ना, उनका बहुत बड़ा फायदा है। जैसे आई एम पीस, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम नॉलेजेबल, आई एम क्या कहते हैं, मैं सॉल्यूशन हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं सफल हूँ। हम सुबह बोलते हैं पानी चार्ज करते वक्त सारी चीजें। तो ये अगर रोज बोल ली जाती है तो कितना ज्यादा लाभ है इसका।
फॉरगिवनेस। एक ये। इसमें एक और जोड़ सकते हैं क्या, मैं भगवान का भक्त हूँ? हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, भगवान का भक्त। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आप जब भी बोलते थे ना, जब मैं ये भी अपना जोड़ लेती अरे जो थी। अच्छा लगे जोड़ो, जो जिससे मन में खुशी मिले वो जोड़ो। खुशी बढ़नी चाहिए बस हमारी। फॉरगिवनेस, हम अपने और दूसरों और खुद को भी माफ करें, दूसरों को भी माफ करें। कई बार बंदा दूसरों को माफ करने में तो बहुत होशियार है, बहुत जल्दी कर देता है, चल माफ किया छोड़ो, लेकिन खुद को माफ नहीं करता। सारी गलती अपने ऊपर ले जा करके अपने गिल्ट में बैठा रहता है, मेरे से ही कोई गलती हो गई, अपने गिल्ट में खुद को माफ ही नहीं करता। तो खुद को ना माफ करना तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब आपने देखा गिल्ट की कितनी बड़ी वो कम कम है ना, हार्ट्स उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। अच्छा, अब सात्विक स्टाइल, लाइफ स्टाइल सात्विक होना चाहिए भाई। ये भी हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। जो हम ये जो नेगेटिव भाव में आते हैं ना, ज्यादातर आप देखोगे ऐसे लोगों के खान पान में बहुत नेगेटिव बातें हैं। हेल्दी फूड नहीं खाते होते ये लोग, ना समय पे खा रहे होते, ना नियमित रूप से खा रहे होते। और सबसे बढ़िया नेचर डाइट है भाई। मैं तो अमिता पहले भी एक दिन बता रही थी कि नेचर डाइट जैसे शांति प्रदान करने वाला तो कोई डाइट ही नहीं है। फ्रूट सलाद, अंकुरित अनाज बेस्ट चीज है। जब कोई बंदा इन पे आने लगता है ना, अपने आप मन शांत होने लगता है। क्योंकि कुक्ड फूड के अंदर जो मसाले डलेंगे या वो होट गरम गरम खाया जाएगा, वो हमारी एनर्जी को कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा होता है, नेगेटिव साइड में ले जा रहा होता है। तो ये बात है, 5 बातें: ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, एफर्मेशन, फॉरगिवनेस एंड सात्विक लाइफस्टाइल। ये चीजें हमें हमारी एनर्जी बढ़ाने में बहुत काम आएंगी। तो आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी रियलिटी को बनाती है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल पॉइंट। क्योंकि ये तो हमने साइंटिफिक वे से देखा, साइंटिफिक वे से। और अब हम चलते हैं आ, तो अभी हमने एक बात और देखी थी कि मैंने बताया था कि 200 से कम यदि हार्ट्स की फ्रीक्वेंसी भाव है, तो उससे क्या होता है, इंसान की एनर्जी क्या हो जाती है, कंज्यूम करता है। इंसान अपनी एनर्जी को खा रहा होता है, उसको बढ़ा नहीं रहा होता है। और इसमें हमारे यही आते हैं, गुस्सा है, डर है, अहंकार है। यानी फोर्स में आपको दूसरों को कंट्रोल करना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है, खुद को प्रूव करना पड़ता है, यहाँ पे फोर्स लगती है फिर। और थोड़े टाइम के लिए तो सफलता मिल जाती है ऐसे काम करके, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी हमारे लिए बहुत थकावट पैदा करने वाली चीज हो जाती है ये। एनर्जी जाती है हमारी उससे। हमारे अंदर तनाव की भावना रहेगी, संघर्ष रहेगा, और कंपटीशन की भावना रहेगी। ये फोर्स में आएगा। और यदि अब जैसे एग्जाम्पल है, इमेजिन कि कोई लीडर डर और क्रोध के आधार पर लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तो वो टेम्परेरीली तो ओबे करा लेगा, लेकिन उसका असर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और रिबिलियन होगा, तनाव होगा, संघर्ष होगा। कोई लीडर डर से थोड़ा ना वोट ले सकता है हमसे, है? डर क्रोध से कितने दिन वोट ले लेगा, कितने दिन जीत लेगा कोई? और दूसरा बात पावर की मैंने करी। पावर में क्या है, हम अपने आत्मा को जागृत करते हैं, आत्मा की पावर को बढ़ाते हैं। इसमें एनर्जी अनंत चली होती चली जाती है। जैसे लव की एनर्जी, सच्चाई की एनर्जी, करुणा की एनर्जी बढ़ती चली जाती है, साहस की, प्यार की, पीस की। तो ये हमें पावर जो है नेचुरली अट्रैक्ट करता है। किसको, किसको अट्रैक्ट करेगा ये? अच्छे सहयोगियों को अट्रैक्ट करेगा, अच्छे अच्छे अवसर आएंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। जब हमारी एनर्जी हाई होती है उस वक्त आप खुद देखना, आइडियाज बहुत सुंदर सुंदर आएंगे। कोई एफर्ट नहीं लगेगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपका ओरा इतना हाई हो जाता है कि लोग खुद खींचे चले जाते हैं। और पावर जो है, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी और ये सब आपकी बढ़ती चली जाती है। अच्छा, अब इसमें आप एक एग्जांपल और देखो। जो अपने जो बुद्ध गांधी जी थे या भगवान बुद्ध थे,
क्या ये फोर्स से आगे बढ़े थे? हैं? पावर से। इनके अंदर जो पावर थी, और पावर किस चीज की थी? इन्होंने लोगों को डराया नहीं था, बल्कि प्रेम और सत्य से इंस्पायर किया था। इन्होंने क्या किया था? प्रेम से या सत्य से इंस्पायर कर करके तब ये आगे बढ़े थे। तो इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। एक बार की बात है कि दो राजाओं का राज्य आसपास हुआ करता था। एक राजा था अपनी सेना, हथियार और डर के बल पर जनता पर राज करता था। वो कहता था अगर मेरी बात नहीं मानी किसी ने भी, कोई भी उल्टा बोला किसी ने, तो उसको सजा दे दी जाएगी। तो शुरू में तो लोग उसके बहुत आज्ञाकारिता करते थे, डर डर के रहते थे। अंदर बेशक गुस्सा था, लेकिन बाहर से ऐसा दिखता था भी बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी, यानी वो तानाशाह था अपने राज्य में। धीरे धीरे लोग खिलाफ हो गए, विद्रोह शुरू हो गया। और दूसरी दूसरी तरफ क्या था? राजा बिल्कुल अलग, जनता से प्रेम करता, सच बोलता, उन्हीं की सुनता। तो उसकी शक्ति हथियारों में ना होकर के, बल्कि उसके चरित्र में, उसके करुणा में, उसके प्रेम में थी। लोग अपने आप उसे फॉलो करने लग गए। और एक समय आया कि वो दोनों राज्यों पे उसका राज हो गया। तो वहां पर तलवार काम नहीं आई, उनका जो प्रेम व्यवहार था वो ज्यादा काम आया, और लॉन्ग टर्म में वही जीत पाया। तो ये फर्क है फोर्स का और पावर का। जब आप प्रेम, करुणा और साहस में जीते हैं ना, तो लोगों को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि लोग इंस्पायर होकर के आपके पास चले आते हैं। अच्छा, एक और छोटा सा और एक आप समझो इस बात से भी। मान लीजिए एक कमरे में 100 लोग बैठे हुए हैं और कमरे में अंधेरा है। हर कोई डरा हुआ है, इतना घना अंधकार है, सब डरे हुए हैं, गुस्से में है कि भी अंधेरा ही अंधेरा है, क्या करें? अचानक एक इंसान मोमबत्ती जला के ले आता है। क्या हुआ? आशा की एक किरणों को। एक मोमबत्ती ने पूरे कमरे का अंधेरा खत्म कर दिया है। और 100 व्यक्ति बैठे थे, उनके चेहरे पर भी चमक आ गई। मतलब एक जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला इंसान है ना, वो 100 डरे हुए व्यक्तियों को आराम से कंट्रोल कर सकता है। अभी आपने देखा होगा, कई बार ऐसा भी अनुभव हुआ होगा कि मान लो एक कमरे में सारे ही जो से भाई काफी परेशान से बैठे हुए हैं, और एक व्यक्ति अगर मुस्कुरा के देखने लगता है उनको, तो बाकियों के चेहरे पे भी चेंज आने लगता है। पूरे कमरे में यदि एक भी मुस्कुराने वाला व्यक्ति हो ना, तो उसकी मुस्कुराहट ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। तो डॉक्टर हॉकिंस यही कहते हैं कि भाई ये जो स्केल है कोई लीनियर नहीं है, इसका अलग एक लोगरिथम है। जो व्यक्ति प्यार की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, वो हजारों की लो वाइब्रेशन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अंधेरे की कोई शक्ति नहीं होती है, एक छोटी सी लाइट अंधेरे को खत्म कर सकती है। ठीक है। और ये इसीलिए डॉक्टर हॉकिंस तो बार बार यही कहते थे कि अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। वो ये भी कहते थे कि पूरी मानवता का एक कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस लेवल होता है। अगर कोई एक ग्रुप एक जैसा काम कर रहा है ना, उसका कॉन्शियस लेवल बढ़ जाता है। और ये कोलेक्टिव एवरेज 200 से यदि नीचे है, अभी 200 से नीचे सारा नेगेटिव था ना, 200 से नीचे यदि ज्यादातर लोगों का है, तो ऐसी दुनिया के अंदर संघर्ष होगा, युद्ध होगा, भय होगा और असमानता बढ़ेगी। और यदि 200 से ऊपर उनकी वो फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा? ज्यादातर दुनिया में जागृति आ जाएगी, शांति बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एक हाई वाइब्रेशन व्यक्ति हजारों की नेगेटिविटी को खत्म कर रहा है। जैसे कि बुद्धा, जीसस, कृष्णा और ये जो थे, इन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई कर ली थी कि उनकी प्रेजेंस से लाखों लोग बदल जाते थे, उनकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती थी।
मदर टेरेसा थी, दलाई लामा थे, इन्होंने भी तो पूरी दुनिया पे इसी तरह से अपना प्रभाव बनाया था। और आज तक उनका ऑरा काम आ रहा है। हाँ, आज साइंस भी यही कह रही है, जब 1% पॉपुलेशन भी मेडिटेशन करती है तो क्राइम रेट, वायलेंस और नेगेटिविटी गिरने लगती है। इतना प्रभाव है इस चीज का। भारत में एक छोटा सा एग्जाम्पल महात्मा गांधी का ही ले लो। स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया तो क्या था उनके पास? ना कोई सेना थी, ना पैसा था, ना हथियार थे। उनके पास क्या था? सत्य और अहिंसा। सही सा। दो ही बात थी। उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई थी, लाखों लोग साथ खड़े हो गए। ये पावर थी। और भी तो कितने सेनानी थे, कितने भारत के, जिन दिनों लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने एक विश्वास के साथ जब काम करना शुरू किया, उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन उनको ये पता था कि अंग्रेज भागेंगे, अंग्रेजों को भगाना है और हम भगा देंगे। उनके पास पूरे साधन भी नहीं थे, बेचारों के पास गुलाम थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत करके, अपनी हिम्मत के बल पर उनको भगाया। नहीं तो उनका तो आतंक जबरदस्त फैला हुआ था। वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया ना उन्होंने, और दुनिया को मैसेज दिया कि भी नॉन वायलेंस भी सबसे बड़ी पावर हो सकती है, अहिंसा भी सबसे बड़ी पावर हो सकती है। तो डॉक्टर हॉकिंस यही कहते थे कि मानवता का एक सामूहिक जो एवरेज भी 200 से ऊपर चला जाए ना, तो भी अवेकनिंग हो सकती है। यानी अपनी हाई वाइब्रेशन पूरी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकती है। अब गांधी अकेले क्या कर सकते थे? सबने मिलकर के फ्रीक्वेंसी को हाई किया और आजादी दिलाई। सब मिल गए उसके साथ। तो ये है एक साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल फ्रीक्वेंसी। हाँ, मोदी जी भी यही कर रहे हैं। अब हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं इसका, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक पहलू किसका? इमोशनल फ्रीक्वेंसी का। सिर्फ साइंस तो अब देखने लगा है, लेकिन अध्यात्म तो बहुत पहले से इस बात को जानता है। हमारा तो भारत का इतिहास ही ये रहा है। अपने तो ग्रंथों में ये बात रही है, किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लो, शास्त्रों में ये बात आई है, योग दर्शन में ये बात आई है कि भी अपने चक्रों की वाइब्रेशन होती है। अपन तो इसमें ये रोज ध्यान में ये बातें करते ही हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है, मन ही शत्रु है। यानी हमारी भावनाएं ही हमारे फ्रीक्वेंसी तय करती हैं, वही हमारे जीवन को ऊपर ले जाती हैं और वही हमारे जीवन को नीचे ले आती हैं। तो शास्त्रों में भी भावनाओं की शक्ति के पर बात हुई है। भारतीय शास्त्रों में तो बहुत सारे शास्त्र हैं भाई। वेद है, उपनिषद है, पुराण है, भगवत गीता है, भागवत है, शिव पुराण है, और कितने ही ग्रंथ, हमें तो नाम भी नहीं पता होंगे, इतने तो ग्रंथ हमारे ऋषि मुनि लिख के चले गए। योग सूत्र हैं। बार बार ये कहा गया है कि मन और भावनाएं मनुष्य की दिशा तय करते हैं। जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आता है, उद्धरेत आत्मानम आत्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। यानी मनुष्य को अपने मन के द्वारा ऊपर उठना चाहिए, मनुष्य को अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मन ही उसका मित्र है, मन ही उसका शत्रु है। अगर आपकी भावनाएं पॉजिटिव हैं, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो मन आपका मित्र है। अगर आपकी भावनाएं नेगेटिव हैं, लो फ्रीक्वेंसी है, तो मन आपका शत्रु बन जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मन के हारे हार मन के हाँ, जीते। बिल्कुल। पहले तो इंसान अपने मन में ही जीत हार कर लेता है भाई, फील्ड में तो बाद में हारता है। अब एक एग्जाम्पल मेरे को याद आया। एक व्यक्ति था जो किसी वजह से पकड़ा गया था, जेल में रहना पड़ा उसको। लेकिन वो क्या करता था, जेल में कोठड़ी में अकेला बैठा बैठा, बिना किसी चेस के गेम के अपरेटस के, उसके पास चेस का कोई चीजें नहीं थी, कोई भी ना तो गोटियां थी ना कुछ वो
क्या कहते हैं वो, चेस के जो खाने से होते हैं उनको, बोर्ड, हाँ ना, चेस बोर्ड था। तो बिना उसके भी उसने क्या किया, दीवार पर ही चेस बोर्ड बना लिया, अपने हाथों से ही वो करता रहता था। और वो कहता था मैं चेस खेलता हूँ। और मुझे बाहर निकल के चेस का सबसे बड़ा जो उन दिनों चैंपियन था उसका नाम लेता था, कि मैंने उसके साथ मैच करना बताई थी आपने। है ना। और वो किया उसने मैच। तो अब देखो, वो वहां पे पहले ही जीत गया था उस बंदे से। तो ये बातें हैं। अब अच्छा, योग दर्शन में हमारे शरीर के 7 चक्र बताए गए हैं। योग दर्शन में जो आप अष्टांग योग की बात पढ़ेंगे, चक्रों की बात वहां पर पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की चक्रों की पढ़ेंगे, तो उसमें आपको सारी पहले से भी पता है कुछ बातें। अब अगर और डिटेल में जाएं तो और भी जा सकते हैं। जब चक्र बैलेंस्ड हैं तो देखो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी कि नहीं होगी, हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, पीसफुल भी रहेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर पाएंगे। और चक्र ब्लॉक हो गए, अगर हमारा मूलाधारी ब्लॉक हो गया तो हम डरपोक बने रहेंगे। सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ होती है जब मूलाधार ब्लॉक हो जाता है हमारा। और मूलाधार ब्लॉक होने का मतलब है कि हम पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए नहीं है। जैसे जैसे पृथ्वी तत्व से जुड़ते हैं हमारे अंदर आत्मविश्वास आने लगता है। तो फियर, एंगर, ग्रीड, जेलसी, ये सब जो है हमारे चक्रों के ब्लॉक होने से आते हैं। क्योंकि वहां पर इरिटेशन होती है, वहां पे हमारी एनर्जी ब्लॉक हो चुकी होती है। तो अब देखो, डॉक्टर हॉकिंस ने तो बताया कि किस भाव से कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है। यहाँ पर क्या है, ये बताया जा रहा है कि क्यों वो भाव पैदा हो रहा है। तो हमारे ग्रंथ जो है और भी ज्यादा डीप में गए हैं भाई। भाव क्यों पैदा क्यों हुए, क्योंकि हमारे चक्र ब्लॉक हैं। हर चक्र एक भावना से जुड़ा हुआ है। हमारे तत्व भी हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। जो इमोशनल वीक व्यक्ति है उसका जल तत्व इम्बैलेंस होता है। और जल तत्व को बैलेंस करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ये मुद्राएं बताई हैं, कि हमारी जल तत्व वाली जो फिंगर है ना सबसे छोटी, वो अंगूठे से लगा के बैलेंस करो। इमोशनल बैलेंस होने लगता है बंदा। मतलब वहां भी है, जो नॉलेज है ना वो बहुत जबरदस्त है हमारे शास्त्रों में। अब मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र की जो एनर्जी है वो वहां पे फियर को कंट्रोल तब होगा जब मूलाधार हमारा बैलेंस्ड होगा। तो ये इससे जुड़ा हुआ है मूलाधार से। अगर असुरक्षा है तो लाइफ में डर हावी रहेगा। अगर ये ब्लॉक है तो असुरक्षा बनेगी, लाइफ में डर रहेगा। अनाहत चक्र में क्या होता है, वो प्यार का है जगह। अब वहां पे जब अनकंडीशनल लव है, प्यार है, तो हमारा जो हार्ट चक्र है वो खुला हुआ है 500 हर्ट से। अब रोज हम ध्यान में क्या करते हैं, अपने हार्ट में महसूस करो भाई, सारा प्रेम, सारे जो विस्तार है पूरी दुनिया से, सृष्टि से, वो सारा हम वहां पे महसूस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे महसूस करने से हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है, वो हाई होती रहती है। मतलब एक एक चीज का आप देखोगे ना, हर एक का एक बहुत सुंदर महत्व है, सब कड़ियां जुड़ी हुई हैं सारी की सारी। तो अब रेकी फील्ड में आगे बढ़ रहे हो तो इन चीजों पर बहुत बारीकी से समझ पैदा करनी है। अब सहस्रार चक्र है, एनलाइटनमेंट का है, आत्मज्ञान का चक्र है। जब ये हमारा खुलता है, हमारे सारे चक्र बैलेंस होने के बाद ये बैलेंस होता है, फिर एनलाइटनमेंट, व्यक्ति एकत्व का अनुभव करता है। जितनी देर भी हम एकत्व का अनुभव कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा ये चक्र ओपन हो रहा है और ये हमारी वाइब्रेशनल लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। और इसी कारण ध्यान में, भजन में, तप साधना में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, चक्र संतुलित होते हैं। हमारे भावनाओं, अच्छा कर्मा थेरी भी हमारी है देखो, ग्रंथों में तो लिखा ही है, सारे बताया हुआ है। हमारे कर्म थेरी भी ऐसी यही कहती है कि हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस, सात्विक भावनाएं, ये अच्छे कर्म और अच्छे फल को जन्म देती हैं। जो हमारी सात्विक भावनाएं हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली भावनाएं हैं, इन्हीं से अच्छे कर्म होते हैं फिर। और जो जो ये तामसिक भावनाएं हैं ना हमारी, जो लो फ्रीक्वेंसी वाली बताई थी, 200 से नीचे जो फ्रीक्वेंसी थी, 7-8 थी लगभग ये, तो वो जो भावनाएं हैं, एंगर की, फियर की, गिल्ट की, ये बुरे कर्म की तरफ धकेलती हैं, कष्टों को लेके आती हैं जीवन में। अच्छा, एक कहानी है इसके पीछे, देखो आप, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी बात है कि इधर याद आ गई। रामायण में कैकेयी का उदाहरण आप ले सकते हो। शुरू में बहुत प्रेममयी थी, है ना। शुरू में राम से कितना प्रेम करती थी, पूरी सहृदयता थी उनके अंदर। उनकी जो वाइब्रेशन थी उस वक्त कितनी हाई थी।
कि भगवान राम उन्हीं के पास जाके बैठा करते थे सबसे ज्यादा। लेकिन हुआ क्या, मंथरा ने उनके भीतर लो फ्रीक्वेंसी की इमोशंस डाल दी। जेलेसी, डर, पावर को खोने का डर, ये जगा दिए। अब लो फ्रीक्वेंसी इमोशन जाग गई, नतीजा क्या निकला, सब यानी खत्म हो हमारी गया। जो वाइब्रेशंस घटिया हुई, तो कर्म बदल गए ना, कर्म बदल गए तो फल भी बदलेगा फिर। वही माँ जो प्रेम करती थी, उसी माँ के कर्म बदल गए, जेलसी करने लग गई, और फिर नतीजा हुआ राम को वनवास मिला, अपना ही बेटा उनके खिलाफ हुआ। तो लो वाइब्रेशन इमोशंस हमारे डिसीजन को, हमारे भाग्य को बदल के रख देती हैं। अब ये जो संत हैं, या जो आध्यात्मिक गुरु हैं, इनका प्रभाव देखो कैसे पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि इनकी वाइब्रेशन बढ़िया होती है। हमारे इतिहास में कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां एक व्यक्ति की हाई वाइब्रेशन ने दुनिया को बदला है। महावीर स्वामी, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई थी कि लोग उनके उपस्थिति मात्र से हिंसा छोड़ देते थे, अहिंसा को अपना लेते थे। पशु पक्षी भी शांत हो जाते थे। हाँ, तो ये प्रभाव कितना जबरदस्त था। बुद्ध भगवान कहते, देखो भगवान शब्द जुड़ गया उनके साथ, क्योंकि वो भगवान के भेजे हुए अवतार ही थे, वो सामान्य तो थे ही नहीं ना। तो बुद्ध भगवान का भी ओरा इतना पावरफुल था कि लोग उनसे मिलते ही शांति का अनुभव करते थे, क्योंकि शांति ही शांति थी। एक एक कण कण से शांति का प्रसार हो रहा था। आप कितना भी छुपा लो, आपके वाइब्रेशन सब बता देती हैं। अब कृष्ण थे, बांसुरी बजाते थे, उनकी कॉन्शियसनेस कितनी लोगों की अपलिफ्ट हो जाती थी, दूर दूर से सुन के लोग खींचे चले आते थे, पशु पक्षी भी आकर के बांसुरी सुनने लग जाते थे। तो ये लोग फोर्स से नहीं खींचे चले आते थे, ये किससे खींचते थे, स्पिरिचुअल पावर से, फ्रीक्वेंसी से। तो स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो भी हमारी क्या है, ध्यान है सबसे बड़ा। जो हमने साइंटिफिक फैक्ट में देखा, उसको कैसे बढ़ाएं फ्रीक्वेंसी को, ध्यान से। अनाहत चक्र मेडिटेशन से प्यार बढ़ेगा, कंपैशन बढ़ेगा, मंत्र जाप से वाइब्रेशन बढ़ती हैं। कोई भी मंत्र ले लो, ओम मणि पद्मे हूम ले लो, ओम नमः शिवाय ले लो, वाइब्रेशंस निकलती हैं। भजन कीर्तन है, अब इस्कॉन मंदिर की भक्ति देखो आप देखते हो ना कि कितना मस्ती से हरे रामा हरे कृष्णा करके गा रहे होते हैं, उनकी एनर्जी कितनी हाई हो जाती है उस वक्त, यानी लोग उसके पास आने वाले भी नाचने लग जाते हैं। सत्संग में कितनी एनर्जी हाई होती है, संतों की वाणी से कितना प्रभाव पड़ता है। तो मतलब ये है कि भाई, सीधी सी बात है, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जो है, डर से और मोह से डूबे हुए थे बिल्कुल ही। फ्रीक्वेंसी क्या थी, लो बिल्कुल। लो थी ना। डर की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो डरे हुए थे कि क्या करूं कैसे करूं, मोह भी आ गया था, डर भी आ गया था। और श्री कृष्ण ने उनको दिया जब गीता का ज्ञान, तो क्या जागा उनमें, साहस। साहस की फ्रीक्वेंसी क्या है, 200 हर्ट्ज, तो ज्यादा। है ना। साहस की 200 है, और 200 पावर जनरेट करती है फिर। और फिर जागी उनके अंदर भक्ति प्यार, राम कृष्ण के प्रति प्यार जागा, भक्ति जागी। और वो भक्ति जो है, पीस जो है, वो क्या थी, 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है फिर वो। कहाँ तो 100 पे थे, 200 पे आए, 500 पे आए, और उनका ये बदलाव, भाग्य बदल गया पांडवों का, उस समय के राज्य का। तो इस तरह से जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो परिवर्तन आते हैं। तो शास्त्र जो है, गीता है, ये भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। योग दर्शन में, कर्मा थेरी में, संतों में, और इस तरह की प्रैक्टिस में बहुत कुछ हमें समझ आती है, और हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को हाई रखते हैं, तो आप केवल अपनी जिंदगी नहीं, आप दुनिया की जिंदगी भी बदल सकते हैं। ये सच्चा अध्यात्म है, यही है।
तीसरा पॉइंट इसमें आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहला हमने साइंटिफिक देखा डॉक्टर हॉकिंस का, दूसरा हमने स्पिरिचुअल देखा जिसमें शास्त्रों की बात की, कर्मा थ्योरी की बात की, योग दर्शन की बात की। अब बात करेंगे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और इमोशनल फ्रीक्वेंसी की। इनका क्या संबंध आपस में? हमारी फ्रीक्वेंसी जैसी होगी वैसा ही एक्सपीरियंस और लोग हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, वैसे ही एक्सपीरियंस और लोग हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। आप देखो, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है तो हमें लोग कैसे मिलेंगे? अच्छे लोग मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। और जब लो वाइब्रेशन है तो गलत लोग मिलेंगे और नित नई समस्याएं मिलेंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सिंपल सी भाषा में यदि हम कहें, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप हो, जैसा आप सोचते हो, वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हो। बस सीधी सी बात है। यूनिवर्स एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है। अगर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो गए हो, इसको ध्यान से समझनी इस बात को, अगर आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर ट्यून है, आपको पॉजिटिव लोग, सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो गए हो तो आपको नेगेटिव लोग और प्रॉब्लम मिल जाएंगे। तो इस तरह से अपनी फ्रीक्वेंसी को जहां ट्यून करो, अगर जो चाहते हो वैसे ही ट्यून कर लो। बस रेडियो के साथ भी इसका एग्जांपल हम मिला सकते हैं। एफएम चलता है 98.3 पर, अगर उस पे लगा के छोड़ दिया हमने उसको ट्यून करके, तो जब भी हम रेडियो ऑन करेंगे वो बजने लगेगा, है ना? और मान लीजिए आप हमेशा ही डर की और गुस्से के ट्यून में रहते हो, तो क्या होगा? यूनिवर्स आपको उसी से मैच करवा देगा, फिर वैसे ही लोगों को भेज देगा ना आपके पास, ताकि आप वही गुस्सा करो, वही डरे। जैसे होते हैं ना, वही मन लगता है, मन लगता ही नहीं किसी का। लगता नहीं उसका, ठीक है ना? लेकिन आप वो अगर मान लो, काम करने वाला हो उसे भजन में भेज दो, भगवान को भाग जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर भरे हो, आप ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हो, आप प्यार से भरे हुए हो, उसकी ट्यूनिंग आपकी हुई पड़ी है, तो भाई जैसे ही आप अ, अपना बाहर निकलोगे, आपको फिर वैसे लोग फिर मिल जाएंगे। ये है। तो बात करने का मन ही नहीं होता अगर दूसरा कोई व्यक्ति मिल हाँ जाता है बिल्कुल अगर बिल्कुल, ट्यून मन कर ही ले। नहीं होता बिल्कुल भी। अब एक जैसे बार राम राम कर दी, फिर टाटा बाय बाय हो जाती है हाँ उसकी। जी, हाँ जी। अब जैसे मेरे पास ना एक बार दो स्टूडेंट आए। एक स्टूडेंट हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे को ये नहीं आता, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे को घर में भी सब डांटते रहते हैं, वो टीचर भी मेरे को डांटते रहते हैं। शिकायत, उसकी फ्रीक्वेंसी लो थी, और सचमुच उसकी लाइफ में वो सब रोज होता था जो वो रोज सोचता रहता था। लोग उसको इग्नोर भी करते थे, उसे परेशान भी करते थे। और दूसरा स्टूडेंट ऐसा था जो हमेशा ही ग्रेटिट्यूड में, आभार, थैंकफुल रहता था सबका, सबको थैंक यू बोलता रहता था, थैंक यू थैंक यू। अपने माँ बाप के प्रति भी धन्यवादी, टीचर्स के प्रति भी, अपने साथियों के प्रति भी भाई बहुत ही मेरा तो सब ध्यान रखते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई थी, और मजे की बात ये कि वो जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ता चला गया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। और जो शिकायत करता था वो शिकायत ही रह गया, वो अभी बहुत ही मेरे ख्याल से जॉब भी नहीं लगी है उसकी आज तक। तो ग्रेटफुलनेस होने का और ऐसे शिकायती होने का ये नुकसान, ये जो असर है वो भी हमने देखा है दुनिया का। तो भाई कृष्ण भगवान भी यही सिखाते हैं, डेली लाइफ में हम देखते हैं। अगर आप सुबह उठते ही ये सोचते हो कि आज का दिन बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल बीतेगा आज तो ये बड़ी परेशानी हो गई है। मान लीजिए ये सुबह सुबह ही बोल दिया, यानी सुबह ही हमने ऐसा बोल दिया कि भाई, और तो फिर वास्तव में हमें ना मुश्किल ही दिखेंगी। और फिर हम कहेंगे यही सोचा था ना सुबह, आज सुबह ही पता लग गया था मेरे को। फिर हम उसको रिलेट कर देते हैं उस चीज को। अगर आप सुबह सुबह ये अफर्मेशन कर लें कि आज तो नया दिन उदय हुआ है, नए नए मौके मिलेंगे, नए नए अवसर मिलेंगे, फिर देखना आप,
कोई ना कोई चांस मिलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना। अगर एग्जाम देने वाला विद्यार्थी सुबह सुबह ये कहने लग जाए, ओह मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरी तो तैयारी नहीं हुई, मैं तो भूल गया सब कुछ, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, घबरा जाए मान लीजिए वो, तो घबरा के क्या पेपर अच्छा कराएगा? नहीं ना। और वही स्टूडेंट यदि ये कहे कि अब पूरी तैयारी है भाई मेरी, तो मैं तो अपना बेस्ट 100% लगा के आऊंगा और बढ़िया पेपर करके आऊंगा, तो इट मीन्स क्या है? पूरा कॉन्फिडेंस। और पूरे कॉन्फिडेंस में जब वो पेपर देने जाएगा, तो फिर पेपर कैसा होगा? क्या संभावनाएं हैं? पेपर बढ़िया। अच्छा आएगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है ना। तो ये सब है बातें भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की। में निष्कर्ष ये निकल के आता है कि भाई हमें डेली जो है कुछ एक चीजें अपने माइंड को कूल एंड काम करने की जरूर रखनी चाहिए। अपने आप को एग्रेशन में नहीं लाना, डर में नहीं लाना। तो अभी हम एक आध एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे छोटा सा मेडिटेशन, अपने हार्ट को एकदम से फील करें। अच्छा, इसका ये जो जितने भी वो भी एक्टिविटी भी कर लेंगे। ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है ये देखें जरा एक बार, एक थोड़े से एक नजर पे ये देखते हैं कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है इसका। पीपीटी शेयर करूं थोड़ी सी? पीपीटी से भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या रह गया। अब ये जब बात करने लगते हैं तो फिर उसी में चलते रहते हैं। ये हमने स्पिरिचुअल बात देखी सारी, है ना। उसके बाद हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का देखा, हाई वाइब्रेशन से क्या अपॉर्चुनिटी आती है और लो से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर जब ये चीज हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है तो इतनी वाइब्रेशंस है ये सारी हमने। और शर्म की वाइब्रेशन 20 है, तो ज्ञान के उदय की 700 से भी ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब पावर और वर्स फोर्स का हमने डिफरेंस समझ लिया। यानी वाइब्रेशन जब बढ़ती है तो कई गुना बढ़ती हैं। अच्छा, इफेक्ट क्या क्या है हमें ये देखना, अब इस पे बात करनी थी हमने। इफेक्ट क्या क्या है? माइंड पर क्या इफेक्ट होता है, बॉडी पर क्या है, रिलेशनशिप पर क्या है, और सक्सेस पर क्या है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इन पे क्या क्या असर होता है। जब हमारी इमोशंस हाई होती हैं तो हमारा माइंड पर, सबसे पहले माइंड पे देखते हैं इफेक्ट ऑन माइंड। जब इमोशंस हाई होती हैं, यानी कौन सी हाई इमोशन, कौन कौन सी होती हैं हाई इमोशंस, एक बार बताएंगे कौन कौन सी हाई इमोशंस हैं? हम्म। प्यार की, आनंद की, आभार प्यास, की, है शांति। ना? तो माइंड उसमें क्या होता है? पूरा पीसफुल होता है और फोकस्ड हो जाता है। उसमें फिर नए आइडियाज, सॉल्यूशंस और क्रिएटिविटी फ्लो होने लगती है। जब आप हैं खुशी में हैं तो अचानक आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन याद आने लगता है। और जब लो फ्रीक्वेंसी है तो कंफ्यूजन है, टेंशन है। फिर आपके अंदर भावना गुस्से की आएगी, डर की आएगी, गिल्ट की आएगी, क्योंकि ऐसे ही केमिकल पैदा, कोर्टिसोल पैदा हो जाएगा, फिर तो स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा। माइंड भी ऐसा हो जाता है स्कैटर्ड सा। जब आप टेंशन में आओ तो छोटी बात भी बड़ी लगने लग जाती है, डिसीजन नहीं ले पाते आप। और दूसरा, बॉडी पे क्या असर होगा इस चीज का? पॉजिटिव इमोशन जो भी हैं शरीर में क्या पैदा करते हैं? हैप्पी हार्मोन। यहाँ इसको समझना है। पॉजिटिव इमोशन हैप्पी हार्मोन पैदा करेंगे। हैप्पी हार्मोन कौन कौन से हैं? उनको दो चारों के नाम याद होने चाहिए हमें। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। ये तीन हार्मोन हैं जो हैप्पी हार्मोन है, जो हमारे पॉजिटिव इमोशन से पैदा होते हैं। अगर इमोशन नेगेटिव है तो ये पैदा ही नहीं होंगे, और हम सारे दिन मुंह लटका के रहेंगे फिर। ये हार्मोन हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करते हैं, हमारी कोशिकाओं की रिपेयर करते हैं। इनका कितना लाभ है देखो। एग्जाम्पल, जब लाफ्टर थेरेपी करते हैं कई लोग, है ना, हंसते हैं खूब खिलखिला के, यानी अगर हंसी नहीं आती है तो भी हंसते हैं फिर वो, ये लाफ्टर थेरेपी है। क्योंकि हंसने से हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन पैदा होते हैं।
और हैप्पी हार्मोन हमारी बीमारियों में हमारी सेल्स को रिपेयर करते हैं। हंसी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। दूसरा, और अगर नेगेटिव साइड को देखें, नेगेटिव इमोशन कौन से हार्मोन पैदा करेंगे? स्ट्रेस वाले। वो स्ट्रेस हार्मोन पैदा करेंगे, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये रिलीज करेंगे। और फिर उससे क्या होगा? बीपी बढ़ जाएगा, डाइजेशन वीक हो जाएगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और हमारे अंदर फिर क्रोनिक डिजीज की शुरुआत हो जाएगी। डायबिटीज, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, ये सब आने हमारी लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगे। ये इनका इफेक्ट बता रही हूँ मैं आपको। अब एक व्यक्ति हुआ, डॉक्टर नॉर्मन कजिन्स, उसको बहुत गंभीर बीमारी हुई। डॉक्टर ने कहा कि सर्वाइवल मुश्किल है। उन्होंने पॉजिटिव मूवी देख करके, देखो फिर क्या किया उसने। उन्होंने सोचा मरना तो है ही, मैं जब तक जिंदा हूं ना, थोड़ा हंसी मजाक की मूवी देखता हूँ, कॉमेडी देखता हूँ। उसने अपने रोज कॉमेडी देखना, रोज हंसना, रोज खूब हंसता था मूवी देख देख के। और हमेशा वो थोड़ा, क्योंकि सोचा मरना तो है ही, अब जिसने भी मेरे लिए कुछ किया उसके लिए आभार ही प्रकट कर दूं। तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने लग गया, कॉमेडी मूवीज देखने लग गया, और ऐसा करने करने से वो हील हो गया, वो ठीक हो गया, पूरी तरह ठीक हो गया वो। जो ये हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया बड़ा सीरियस है, अभी तेरा बचना ही मुश्किल है। तो हैप्पी हार्मोन क्रिएट करके उसने अपने आप को ठीक कर लिया था। ये है लाभ हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस का, उसकी हीलिंग पावर्स का। अब तीसरा प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है इस चीज का। रिश्तों पर क्या पड़ता है? जब आप लव में, कंपैशन में और जॉय में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं। अब जो प्यार करेगा उससे, उसके पास आएंगे ना लोग, दूर थोड़ी भागेंगे। रिश्ते तो सुधरेंगे ना फिर, जब आप प्यार से भरे हो। चाहे एक पल के लिए दूसरे बंदे में उतना प्यार नहीं है, लेकिन आप प्यार से भरे हुए हो, आपके अंदर अनकंडीशनल लव है, क्योंकि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के रखे हो। आपको इस बात का नॉलेज भी हो गया है कि अनकंडीशनल लव से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो वो आप कम करना ही नहीं चाहते। भाई मैं तो प्यार का सागर हूँ, मैं तो प्यार ही प्यार बांटना है, चाहे दूसरे की तरफ से आए ना आए, क्योंकि मैंने तो भाई, क्योंकि मैंने अपने बढ़ाना है, उस पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। तो आपका ऑरा पॉजिटिव है, लोग आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। रोते हुए के साथ कौन बैठेगा? हरदम दुख सुनाने वाले के पास कौन बैठेगा? कोई भी नहीं बैठता। हंसते बंदे के साथ बैठ जाएंगे, जो थोड़ी ठीक सी बात करेगा उसके साथ बैठ जाएंगे, बाकी नहीं बैठते किसी के साथ। तो शांति का आभास होता है, रिश्ते सुधरते हैं। लो फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए किसी की, तो कौन बैठेगा? भागेंगे दूर उससे, रिपल्सन होता है वहां तो। वहां तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया माइंड में। जब आप एंगर में है, जेलसी में है, फियर में, कौन आएगा आपके पास? सब दूर भागेंगे। तो आपकी जो वाइब्रेशन है उनको हैवी लगेंगी, नेगेटिविटी लगेगी। तो कोई व्यक्ति हमेशा मान लो शिकायत करता रहे, तो भी नहीं बैठेगा कोई उसके पास। ये वाइब्रेशन बड़ी होती है। अब रामायण में क्या चर्चा आती है कि भगवान राम का चरित्र हाई वाइब्रेशन वाला था, तो लोग मानव से लेकर वानर तक, अब देखो, वानर से भी इकट्ठी होगी उनके साथ में, स्वेच्छा से आ गए अपने पास उसके। लेकिन रावण का कैरेक्टर कैसा था? लो वाइब्रेशन, ईगो, एंगर, लस्ट, सबने दूरी बना ली। उसके अपने भाई ने उसके बारे में बता दिया जा करके कि इसको ऐसे मार दो इसको। तो ये लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन का फर्क है। चौथा पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑन सक्सेस, सफलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। वही बात सेम, जब आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आपके पास अच्छे अच्छे मौके आएंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आप अपने बिजनेस में, आप अपने जॉब में हमेशा अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे। आपका पॉजिटिव माइंडसेट बना रहेगा, आप हर चैलेंज को स्वीकार करके उसको पार कर लोगे। एक एंटरप्रेन्योर जो है, जो फेल्योर से सीखने का चांस मान करके आगे बढ़ जाता है, वो फेल्योर को फेल्योर नहीं मानता। वो कहता है ये तो सीख, एक बीच में पता चला है भी क्यों फेल हुआ मैं, उसको आगे ठीक कर लेता है वो फिर, क्योंकि पॉजिटिव सोच में समझता है। है ना। वो है। और ऐसे अगर लो फ्रीक्वेंसी हमारी, तो फिर क्या होता है? वो एनर्जी ब्लॉक होती रहती है, सेल्फ डाउट में रहेंगे, डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। तो टैलेंट, बहुत से टैलेंटेड लोग क्यों मार खाते हैं?
क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी लो है। टैलेंटेड तो हो गए, ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, पीएचडी कर लिया और बड़ी बड़ी एजुकेशन प्राप्त कर ली, लेकिन भाई भावनाएं छुट्टी लिए बैठे हैं, फियर है, डाउट है, तो सपने पूरे नहीं कर पाते वो लोग, हमेशा फिर शिकायतें ही रह जाती हैं उनकी। अब जैसे देखो, थॉमस एडिसन ने क्या था, बल्ब बनाने में 1000 बार फेल्योर का सामना करना पड़ा। आया था ना एग्जाम्पल, पहले ही बताया था मैंने, 1000 बार फेल हो गया। तो वो किसी अगर फियर में फंस जाते, गिल्ट में फंस जाते, तो बल्ब कभी ना बनता। उसने ये कहा कि मुझे ये पता चल गया कि ये 1000 तरीके काम नहीं आ रहे। इस मुझे और कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। 1000 बार उन्होंने यही सोचा, नहीं भाई ये तरीका भी काम नहीं आया, नहीं भाई, हर बार फेल होता, हर बार यही सोच बैठता। उसने अपना प्रैक्टिकल नहीं छोड़ा, एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़ा, तो आज बल्ब का आविष्कार हमारे सामने है। चलिए, अब ये इफेक्ट भी हमने देख लिया, तो अब और क्या चाहिए अपने को? इफेक्ट चारों पे देख लिया, फिर अब चाहिए हाउ टू रेज इमोशनल फ्रीक्वेंसी। भाई, बात भी पता चल गई, उसके प्रभाव भी पता चल गए, तो अब उसको बढ़ाएं कैसे? बढ़ाने के तो भाई यही तरीके हैं, इनके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपनी लाइफ में, डेली की दिनचर्या में इन चीजों को शामिल करना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड, प्रतिदिन आभार व्यक्त करें उन सब चीजों के लिए जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो हमेशा आपके काम आती हैं वो चीजें। तो ग्रेटिट्यूड से आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि ग्रेटिट्यूड से ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, और ये हार्मोन आपके मूड को एकदम अपलिफ्ट कर देते हैं। रोज सुबह 5 चीज लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल, एक डायरी जरूर बना के रखें। जर्नलिंग करना बहुत अच्छी आदत है, जो हमारी लाइफ को हमेशा बहुत ही ज्यादा उससे भर के रखती है, एक चाव से। यानी छोटी बात भी हो सकती है, देखो किस चीज के प्रति आभारी हैं? हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी हो सकते हैं भाई। किसके लिए? आज सूर्य की रोशनी बहुत अच्छी खिली, मैं थैंकफुल हूँ भगवान सूर्य का। किसी की स्माइल देख ली, उसको देख करके आप खुश हो गए। आप घूमने गए थे सुबह और किसी की स्माइल देख ली, तो आप उससे खुश हो गए, तो भी आप लिख दो, अरे आज उसकी स्माइल ने मेरा दिल खुश कर दिया। आज इसने खाना अच्छा मिल गया, मैं तो आभारी हूँ। आज मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो आभारी होने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? किसी से कुछ लेना थोड़ी ना है। जिससे हमारे मन को खुशी मिल गई, उसका आभार व्यक्त कर दो, डायरी में नोट कर लो कि आज ना ये बात हुई, मैं आभारी। ठीक है। तो मतलब एक, जो भी बड़े बड़े लोग हैं ना, सबके जीवन की सफलता का राज ये है कि वो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं। देखो, आप शब्द को लिख सकते हो, ग्रेटिट्यूड जर्नल। एक डायरी इसी चीज के लिए बना के रखते हैं, आभार के लिए ही। रोज लिखते हैं, उनका फोकस हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही तो रहता है। वो यही तो ढूंढ रहे हैं दुनिया में। तो अभी अपना पेन पेपर लेकर के जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रखते हो वो लिख लीजिए बस। अभी लिख लो, बेशक 2 बातों के लिए, 3 बातों के लिए, आदत अपने अभी से बना लो। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? मेडिटेशन। मेडिटेशन। मेडिटेशन कम से कम 10 मिनट की डीप मेडिटेशन जरूर कर लेनी चाहिए। श्वास लेना, थोड़ा रोकना, फिर छोड़ना, फिर रोकना। ये श्वास, ये बॉक्स ब्रीदिंग है ये। आप 4 काउंट में सांस लें, 4 काउंट में रोकें, 4 काउंट में छोड़ें, और 4 काउंट में बाहर रोकें। तो इस प्रकार से बॉक्स ब्रीदिंग आप जब करते हो, तो ये भी आपको मेडिटेशन की तरफ लेके जाती है। इससे आप गहरे में उतरते चले जाते हो। जब आप काउंट कर करके कोई करते हो ना कोई काम, तो डीप ब्रीदिंग से क्या, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है हमारे अंदर, टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं फिर उससे। तो भाई, आंखें बंद करके इनहेल करना, एक्सहेल करना, और एक ही भाव में अपने आप को टिकाना, ये मेडिटेशन है। फिर आता है, फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा? एफर्मेशन। एफर्मेशन हमेशा अपने लिए बड़े से बड़े, उच्च से उच्च बोले। शब्द हमारे वाइब्रेशन है। बार बार जब अच्छे शब्द बोलते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाता है।
सबकॉन्शियस सच्चाई मानता है हर एक चीज को। सबकॉन्शियस को सच झूठ का कुछ नहीं पता, आप जो बोलोगे वो सच्चाई उसकी बन जाती है। सिंपल सिंपल से सेंटेंस चुन ले बेशक रोज के लिए, कुछ भी। मैं तो खुद ही ऊर्जा हूँ। आई एम एनर्जी, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम पावर, आई एम सक्सेस, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस। कुछ भी बोलो आप। अब आपने देखा वो एग्जाम्पल हमने बात की थी एनएलपी करते वक्त, एक बॉक्सर था ना मोहम्मद अली नाम का। जैसे ही वो जाता था ना अखाड़े में, तो पहले तो इस तरह पागलों की तरह करने लग जाता, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, ऐसे करने लग जाता था। मतलब वो अपने कण कण में ये भर लेता था कि मैं ही जीतूंगा, बस मैं बेस्ट हूँ। तो इस तरह से अपने आप को बेस्ट बना के रखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ो जरा। फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, यस। अब देखो भाई, एंगर और रिजेंटमेंट तो लो फ्रीक्वेंसी के हैं। जब आप फॉरगिव करते हैं तब आप फ्री हो जाते हैं। जब आप माफ करते हैं तब क्या होता है, आप मुक्त हो जाते हैं, आप हल्के हो जाते हैं। तो फॉरगिवनेस का मतलब है कि मुझे तो भाई आराम चाहिए, शांति चाहिए। ये फॉरगिवनेस का मतलब है भाई, मैं ना वो ज्यादा नहीं अपने दिमाग में बात को रखना चाहता, मुझे शांति चाहिए। माफ किया, माफ करके दिमाग से निकाल देना उस चीज को। तो अभी आप एक छोटा सा अभ्यास अभी करें, आंखें बंद करें, इमेजिन करें, उस व्यक्ति को याद करें जिस व्यक्ति को आप फॉरगिव कर रहे हैं। उस व्यक्ति को याद करें जिसको आप माफ कर रहे हैं, और बोल दीजिए मन ही मन कि मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। किसी ने कितनी बड़ी गलती कर रखी हो, अपने मन का बोझ हटा करके फ्री हो जाना है। बोल दीजिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। जब तक क्षमा नहीं करेंगे वो हम पे, हमारे मन पर बोझ बन के रहेगा। आज उसे अपने मन से निकाल दीजिए, क्षमा कर दीजिए, और खुद को भी क्षमा कर लीजिए। पिछली कोई बात जो मन में बैठी है सब निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि पास्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो पास्ट का बोझ लादना ठीक उसी तरह से है जैसे किसी डेड बॉडी को लाद के घूमना। आज उतार के फेंक दीजिए और हल्के हो जाइए। उस हल्के हृदय में शांति का प्रसार कर लीजिए, प्यार की वाइब्रेशंस बढ़ने दीजिए। आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, पूरी दुनिया इससे इंस्पायर हो रही है। वाह। बस धीरे धीरे आंखें खोलें। ठीक है। हल्के हो जाएं, कुछ नहीं रखना माइंड में। अब देखो, नेल्सन मंडेला, याद है कौन थे, हाँ, अफ्रीका के। है ना, जेल में थे ना 27 साल। जेल में रहे 27 साल। उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनसे पूछा गया, क्या आप उन लोगों से नाराज हैं जिन्होंने आपको कैद किया था? जबकि उनका कोई दोष नहीं था, उनको कैद किया गया था और 27 साल जेल में रहे। कहते क्या आप उनसे नाराज हैं? उन्होंने कहा, अगर मैं गुस्सा और बदले की भावना लेकर बाहर आया तो मैं फिर जेल में ही तो हूँ। मैं उसके बाद भी जेल में ही हूँ फिर तो कहता है, मैं तो सब कुछ छोड़ के बाहर आ रहा हूँ, मैं तो मुक्त होके आ रहा हूँ। तो नेल्सन मंडेला बड़े एक अच्छे समाज सुधारक हुए हैं, बहुत अच्छे। हाँ, देश के राष्ट्रपति रहे। तो उन्होंने अपनी फॉरगिवनेस से अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई किया था, सबको माफ कर दिया। पूरी दुनिया उनसे इंस्पिरेशन लेती है। अगला कौन सा पॉइंट है अपना, म्यूजिक और नेचर, है ना।
प्रकृति के साथ जुड़ करके भी हम अपनी वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं, और अपनी पसंद का म्यूजिक सुन के भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक म्यूजिक तो अध्यात्म है पूरा। रोज अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुने, ऐसा म्यूजिक जो आपकी एनर्जी को अप करने वाला हो, वो सुने। रेगुलरली गार्डन में एक बार जरूर जाके आए, हरियाली के पास जरूर बैठ के आए, प्राकृतिक वातावरण में सूर्य के सामने एक बार जरूर बैठे। ऋषि मुनि क्या थे, जंगलों में रहते थे, घरों में तो रहते ही नहीं थे। उनकी एनर्जी देखो ना, कभी खत्म ही नहीं होती थी, उनको खाना भी नहीं खाना पड़ता था, वो हवा के सहारे भी जी लेते थे। क्या था ये सब कुछ, है। तो वही, हिल स्टेशन, समुद्र किनारे, मंदिर की घंटियां, ये सारी प्राकृतिक वातावरण और हमारे वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया चीज। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लाइफस्टाइल, भोजन और लाइफस्टाइल, ठीक है। भोजन भी वाइब्रेशन रखता है भाई। इसमें जो हमारा वेजिटेरियन भोजन है, सात्विक भोजन है, उसमें है हाई फ्रीक्वेंसी। अरे जो नकारात्मक भोजन खा रहा है उसमें का है कि ना, वो तो पहले ही क्रूअल्टी तो पहले ही भर गई उसके अंदर है। अल्कोहल ले रहे हैं लोग, जंक फूड खा रहे हैं, बासी भोजन खा रहे हैं, तो क्या फ्रीक्वेंसी उनके अंदर आएगी, वैसे ही बनेगी, वैसे ही उसके रक्त प्रवाह वैसा बन जाएगा। मैक्सिमम फ्रेश खाएं, प्लांट बेस्ड खाएं, बासी बिल्कुल ना खाएं कभी भी। अच्छा, एक क्यों खा लेते हैं लोग बासी, मैं देखती हूँ कई बार अपने घरों में, बेकार जाएगा, वेस्ट नहीं करना, ये बात बहुत ज्यादा है। इसलिए लोग जो है उसको खा लेते हैं अपने अंदर, पेट में बेशक वो नुकसान कर जाए, पेट के साथ दुश्मनी कर लेंगे, लेकिन उसको बाहर नहीं फेंकेंगे। पर मैं ये कहती हूँ कोई भी चीज दुनिया में वेस्ट नहीं होती है, कोई भी चीज, सिंगल चीज। पांच तत्व है, पांचों तत्वों में मिलती रहती है, दोबारा आती जाती रहती है, कोई चीज वेस्ट नहीं होती, कोई भी। आप कोई भी चीज कहीं भी डाल दो, वहां भी छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े हैं उसको खत्म करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए। हर तरह के कीड़े मकोड़े भगवान ने पैदा कर रखे हैं, धरती के अंदर भी है, धरती के बाहर भी है, नाली में भी, सब जगह। कहीं भी कोई चीज जाएगी उसको खा भी लेंगे, तो वेस्ट तो कुछ भी नहीं है। पेट को क्यों कूड़ेदान बनाना, तो अपना ध्यान मेरे को रखें। मेरी मम्मी कहती है कि भाई वेस्ट करने से बढ़िया पहले ही थोड़ा कम बनाओ तो बासी बचे। वो तो, उसका ध्यान रख लो, वो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। उसके बावजूद भी यदि कोई ऐसी बात आ जाती है, फिर भी अपने पेट को तो डस्टबिन बनाना नहीं भाई, तो बासी ये को, मैं ये बासी आज को। वो जो आपने बताया था ना राम सर का एक वो एनएलपी के कोच हैं राम सर। हाँ 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 हाँ। तो वो गट हेल्थ के लिए ना कहते हैं बासी चावल का सुबह करके खाओ, बहुत फायदा है। आजकल बासी रोटी खाओ, ये सब बहुत आ रहा है पॉडकास्टों में। भाई देखो, बासी तो बासी है, मेरे को तो ना तो स्वाद लगती, मेरे को तो बल्कि ना जी इतना खराब हो जाता है, उल्टी पड़ जाए। बासी खाने की आदत ही नहीं है। मेरे को तो हाँ, ताजा चीज, ताजा में जो बात है वो कहाँ बासी में मिलेगी, पता नहीं वो कौन सी थ्योरी पे चल के कह रहे हैं दाल की भी शाम को ना बासी लगती है। बेटा और ये कहेंगे तो पागल है, सारा दिन तो रसोई में घुसे रहना, यूं कहेंगे मेरे को तो। भाई। अब मुझे तो बासी लगती है मैडम सब चीजें फिर। नहीं खाई जाती ना बासी, बासी का टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है, नहीं खा सकते। बाकी उनका अपनी थ्योरी होगी, कोई सबकी अपनी अपनी, अब सबकी मान के भी नहीं चल सकते अपने तो मेरे को जो समझ में आ रही है, ताजा की आ रही है, बासी वाले आती ही नहीं है समझ में। कहते हैं वो गट हेल्थ के लिए ना, वो उसमें बैक्टीरिया, गुड क्या बैक्टीरिया होगा, होता कुछ ना कुछ देखो, जिसकी गट हेल्थ की प्रॉब्लम है उसका इलाज बताया होगा फिर। है, वो उसी पे ज्यादा बात करते हैं। गट हेल्थ ठीक होगी तो तुम्हारा दिमाग ठीक होगा, ये वो सब कुछ हाँ, वो उससे तो लिंक। पता नहीं आज है तो वो एनएलपी के, लेकिन आजकल मैं भी देख रही हूँ उनके शॉर्ट्स वीडियो इसी पे आ रहे हैं। बहुत टाइम से मैंने भी देखा, पर वो शुरू से अरे ना वो गट। पता है क्या है, यूट्यूब पे ना ज्यादा जो चल रहे होते हैं ना, लोग उसी के पीछे भाग लेते हैं, उसी पे वीडियो बनाने लग जाते हैं। अब आज एक खुशी की बात बताऊं, मेरा जो जिस चैनल पे मैं एनएलपी के वीडियो डालती हूँ ना, आज उस पे मोनेटाइज होने का जो कंडीशन है वो पूरी हो गई है। चैनल को मोनेटाइज होने की, तो आज उसका मैं फॉर्म फॉर्म भर रही हूँ। तो मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई चैनल मोनेटाइज भी होगा कभी। क्योंकि मैं इतने कहाँ वीडियो बनाती हूँ, मैं तो पढ़ाने वाली डालती हूँ, वो डाल ही नहीं हूँ कुछ भी। पहले मैंने पब्लिक शुरू में ही कर दिए थे, तो उन्हीं पे बहुत आने लगे थे व्यूज। लोग कहते थे आप इतना नॉलेज फ्री में बांट रहे हो मैडम, तो मैं भी फ्री में क्या, जो मैंने सीखा मैंने बना दिए वीडियो, पढ़ा पढ़ा के बना देती थी, तो उसी पे आज वो चीज है। तो आपको भी कह रही हूँ अपना चैनल बना लो,
ठीक है। अभी तो अपने, डर लग रहा हाँ, है। कुछ भी डाल, जो पढ़ा उसी को डालना शुरू करो, रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा और अपना डाल दो बस। मेडिटेशन कराना शुरू कर दो, मेडिटेशन के वीडियो बना लो, या कुछ ये जैसे कोई भी बात, जैसे आज के लेसन में ही दो चार बातें आपको अच्छी लगी हो, कोई भी दो चार लाइनें, वीडियो छोटा सा बनाया डाल दिया। नहीं है, आप जो कहते हैं मोनेटाइज सब, इससे आप क्या फायदा या फर्क पड़ेगा आपको? मोनेटाइज का ये होता है, उसके बाद जितने जितने व्यूज बढ़ेंगे ना, दुनिया देखेगी, तो उससे कुछ यूट्यूब पैसे देने शुरू कर देता है, ओ, इनकम बहुत शुरू हो बढ़िया। जाती है। तो उससे आए, शुरुआत में तो एक एक कभी $1 आ गया, कभी दो आ गया, ऐसे आएंगे। फिर अगर ज्यादा वीडियो बनते जाएंगे, कुछ अच्छे लगेंगे, दुनिया देखेगी, तो फिर ज्यादा भी आ जाते हैं। लोग लाखों रुपए यूट्यूब से कमा रहे हैं। हम्म। कोच कमा रहे हैं, कोच जो जो बीएसआर की बात मैं करती हूँ, बीएसआर कहता है मेरे 10-15 लाख तो इससे आ जाते हैं यूट्यूब से। मिलियंस में सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तब की बात है वो। हमारी तो शुरुआत, हमने तो अभी अभी आकर के रिटायरमेंट के बाद मतलब इन चीजों को शुरू किया है। वो लोग लग रहे 15-15 साल से, और अब तो कुछ बूम आया हुआ है इन चीजों का। अब तो समय ही आ गया। आपको नहीं हुआ है? है ना। चलो हम भी इस लाइन में तो लगे गए, कोई बात नहीं, अपना जीवन में हम भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो इस तरह से आप भी, मैं तो यही कहूंगी कि कोई चैनल बना लो, अच्छी अच्छी बातें जो सीखते हो, जो कुछ देखते हो, कोई कहानी सुनाना चाहते हो, अच्छे ढंग से सुना सकते हो, आप बनाओ अपने। बाकी सिखाने के लिए यूट्यूबर ही बैठे हुए हैं बहुत सारे। वही सिखा देते हैं, उन्हीं से सीखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो आज का हमारा ये, आज हम बस अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। सारा कुछ हमने किया कि हमारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाए, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। तो मैंने दोबारा देखा, अरे ये टॉपिक करते हैं ना, एक आध्यात्मिक लाइन वाले के लिए भी जरूरी है, एक आम इंसान के लिए भी जरूरी है। और आपने जब रेकी में बताना, तो देखो जब आपके पास नॉलेज होता है तो आप बहुत सारी बातें उनको गाइडलाइन में बता सकते हो, ये जरूरी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने आज ये टॉपिक ले लिया, लेना क्या था आज, हमने क्या सोचा था वैसे, जापानी रेकी के जापानी बारे स्टाइल थे वो लेने थे, है ना। आज मेरे को अचानक कल ना किसी का फोन आ गया, वो कहते मैम एक लेक्चर करवाना है आपका, कोई योग का कैंप लगा हुआ है, तो टॉपिक बताओ। मैं सोचने लगी कौन से टॉपिक पे दूं, रेकी भी नहीं सिखा सकती उनको, या तो एनएलपी का कोई टॉपिक ले लूं। फिर मैं जब टॉपिक ढूंढ रही थी तो मेरे को ये आ गया आप सामने, अरे इमोशनल फ्रीक्वेंसी द बेस्ट टॉपिक। मैं कहा चल आज अमिता के साथ इसी पे डिस्कस करती हूँ, फिर इसी पे लेक्चर देंगे वहां पे भी। फिर जाया लेक्चर दे आए? नहीं नहीं, 1 तारीख को है। वो टॉपिक पूछ रहे थे मेरे से, तो फिर मैंने ये पेम्पलेट बनाया और उसको भेज दिया, मैंने कहा इस विषय पे बोलूंगी। हाई फ्रीक्वेंसी कोई अचानक नहीं आती है भाई, कंक्लूजन ये है, डेली ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से आएगी। ये समझो ना अचानक बढ़ जाए, ना 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 ना, आपकी आदत पड़ी हुई है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो और एकदम से बढ़ जाए, ऐसे नहीं बढ़ेगी। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज इन जो 5-6 चीज, 6-7 चीजें जो हमने डिस्कस की, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस रखोगे, तो आप देखना आपकी लाइफ एक खुद ही मिराकल बन जाएगी, इतना बढ़िया हो जाएगा। तो ये नहीं, सब जब आप। से एनएलपी सीखी है ना मैम, जैसे हाँ रेकी जी, तो हाँ। अलग है, एनएलपी जैसे सीखी है तो मैंने तो खुद अपना महसूस किया है, मेरा दिमाग में शांत रखती हूँ, हाँ, हंस के बातें टालने लग गई हूँ बिल्कुल और बिल्कुल रखना ही चाहिए शांति, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अभी बंद करते हैं, अपना आज समाप्त करते हैं। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज भी हैं, जैसे इमोशनल अवेयरनेस एक्टिविटीज हैं, गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हो, करवा भी सकते हो खुद के लिए, हार्ट हार्ट चक्रा के लिए, तो आपकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। तो ये कुछ एक्टिविटी करके भी आप इसको ठीक कर सकते हो। तो भाई निष्कर्ष यही है कि आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी डेस्टिनी बनाती है, आपकी रियलिटी बनाती है। तो अपने फ्रीक्वेंसी को हाई रखें तो अपनी लाइफ भी हाई हो जाती है। ठीक है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया मैम। बढ़िया। आपके साथ वैसे भी जितना टाइम जाता है बहुत अच्छा रहता है मेरा। बस बढ़िया, ये हो गया, ये मैं चाहती थी कि आप सबको कराऊं, उस वक्त नहीं मेरे को ध्यान में आया। फिर किसी दिन मैं लूंगी क्लास, मुद्राएं और कराऊंगी एक दिन, मुद्राएं बहुत जरूरी हैं। एक बार वो नॉर्मल वीडियो करिए आप मैडम, अपना पूरा फुल स्क्रीन पे आप आइए। कौन सा?
नहीं, जो आप इस टाइम है ना, आप बहुत छोटे से वो फुल स्क्रीन पे आप अपना पूरा वो डाल दो, इसको हटा दो। अच्छा, इसको हटा देते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, वो आपने हार्ट की तरह बताई थी ना, ये वाली। हाँ, ये वो बताई थी मैंने। इसको हार्ट। कैसे करें? इसको ये है, ये देखो, हाँ हाँ अंगूठे को हाँ तो यूं लगा लिया, और ये हाँ है हाँ अपान वायु मुद्रा। देखो, ये तो हाँ। होती है वायु मुद्रा हमारी, जोड़ों के दर्दों में, वायु रोगों में काम आती है। सिर्फ ये लगाएंगे तो वात मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है, वायु तत्व बैलेंस हो जाता है इससे। क्योंकि हमने क्या किया, अंगूठा अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व से वायु तत्व को दबा दिया, तो वायु तत्व कम हो जाएगा, वायु कम हो जाएगी हमारे अंदर। और जब ये बीच की दो उंगलियों को हम अंगूठे से मिला लें और इसको सीधा रख लें, तो ये हमारी बन जाती है अपान हाँ, वायु मुद्रा। ये अपान मुद्रा है, बीच के दो उंगलियों को मिलाना, ये अकेली ये अपान है, अकेली अपान है, वायु को मिला दिया अपान वायु हो गई। तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। किसी को हार्ट अटैक भी हो जाए, ये मुद्रा कोई लगवा के टेप लगा देना उसको, तो वो इतना सरवाइव कर जाएगा कि हॉस्पिटल आराम से पहुंच जाए, इतना तो उसको। ये मैं बताई थी आपसे, आपने ये उस दिन बताई थी एक मुद्रा, सब क्लास में जब हाँ हाँ आप सेशन चल रहा था, तो जी, ये मैंने करी, और भी बताई, तो सबको फायदा हो रहा है मैम इससे तो। ये बहुत बढ़िया है, अपान से आपका पेट गट ये ठीक रहता है, सारा गट हेल्थ। ये वो है हमारा अपान, अपान वायु काम आती है टॉक्सिन्स निकालने में। ये जो मुद्रा है, ये टॉक्सिन्स में। रोज मैं सुबह यही कहती हूँ, या तो अपान लगा के बैठ जाओ या ज्ञान लगा के बैठ जाओ। तो ये आधा घंटा बैठेंगे तो टॉक्सिन्स रिमूव होंगे, मानसिकता के भी होंगे और अपना शरीर के भी होंगे। कोई भी मुद्रा देखो, अगर दिन में, पूरे दिन में मिला के हमने 40 एक मिनट कर ली ना, तो वो फायदा करेगी ही करेगी। यदि आप सोचो मैं 5 मिनट चलती चलती कर लूं, सोए सोए कर लूं, तो उसका बेनिफिट नहीं है। उसको करके आपको अपने घुटनों पे रखना है, घुटनों से आगे भी नहीं निकाल देना। कई लोग यूं करके बैठ जाते हैं, वो घुटनों से बाहर हाथ चले जाते हैं, वो भी नहीं, घुटनों के ऊपर ही रखना है बस। चलिए ये आप ठीक पूरा है। कोर्स पे करवा देना, ये मुद्राओं का आप कह रहे थे ना, 3 4 दिन मुद्राओं की की तो मैं सबको ही करा दूंगी अपनी क्लास को पूरी, कोई बल्कि और भी 2 3 ग्रुपों में भेज दूंगी, जितने मर्जी जुड़ जाओ। 5 दिन की मुद्रा की वर्कशॉप रखूंगी, सबको करा दूंगी। एक एक तत्व वो लेके चलती हूँ मैं एक दिन में, तो वो करा दूंगी मैं। बनाती हूँ मैं प्रोग्राम, अभी 2 तारीख को तो मेरे को कहीं जाना है। नहीं, एक बात दिवाली के मेरी बाद, रिक्वेस्ट है, ताकि आपकी मर्जी, दिवाली के बाद कोई भी शुरू दिवाली के करना। बाद ही करेंगे, ठीक है ठीक है। अभी बस वो एक और कर लेते हैं, आप जापानी वाला, और एक बार पूरा जो मास्टरशिप किया उसको हम पूरे को एक बार नहीं, ये तो अपनी क्लास करने के बाद कंक्लूजन करते हुए उसको लाते हैं फिर, ठीक है। नई फिर क्लास आप, कोई भी शुरू हाँ करना, दिवाली के बाद फिर शुरू कर देना, चाहे मर्जी कितनी हाँ क्लासेस। ठीक है, बाद में ही करेंगे, कोई बात। ठीक है फिर, ओके, बाय, मिलते हैं कल फिर, 4 बजे। बाय।